में बहुत बात होती है और बहुत लोग क्रिप्टो में पैसे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। क्या सही है, क्या स्कैम है, क्या रिस्की है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है? इन सब सवालों के आंसर देंगे हमारे आज के गेस्ट पंकज बालानी, को फाउंडर ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म, जिन्होंने आईआईटी और आईएसबी से ग्रेजुएट होने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया और अब इंडिया के टॉप क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। आज हम उनसे जानेंगे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स होते क्या हैं और नॉर्मल क्रिप्टो ट्रेडिंग से अलग कैसे हैं। अगर आरबीआई कल क्रिप्टो बैन कर दे तो इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ क्या होगा? इंडिया क्रिप्टो को फुल्ली सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्रिप्टो में व्हाट शुड पीपल बाय जिससे पैसे बने? क्या क्रिप्टो न्यू स्टॉक मार्केट है या सिर्फ एक कसीनो जैसा गैम्बल? क्या एआई से क्रिप्टो ट्रेडिंग और प्रॉफिटेबल हो सकता है? और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री में पैसे बनाने के लिए? ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्रिप्टो एफएनओ स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चेकआउट डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहां आपको 10% फी डिस्काउंट भी मिल सकता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आज एक 20-year-old समथिंग हूँ। मेरे पास 50,000 20-year-olds in India are really curious these days. ठीक है, मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मेरी 50,000 रुपये की नौकरी है। ठीक है, और 50,000 रुपये की नौकरी के बाद एंड में हर महीने मेरे पास 10,000 रुपये बच जाते हैं, जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। हाँ, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप 30-day प्लान बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए इफ़ मुझे इस इंडस्ट्री में घुस के पैसे बनाना स्टार्ट करने। क्रिप्टो कितने पैसे, क्या पैसे, वो सब सेकेंडरी है। फर्स्ट इज मेरे को किसी तरह बस पैसे कमाना स्टार्ट करना है। व्हाट शुड आई डू? 30-day स्टेप बाय स्टेप प्लान बताओ, एकदम बेसिक। लाइक लेट्स से मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बस ये पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं सोचा चलो सीखते हैं, क्रिप्टो पैसे बनाते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो पहले तो आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। क्या सीखना है, कहाँ से सीखूं, क्या करूं? तो जैसे अगर आपको क्रिप्टो मार्केट पसंद है, राइट, तो आप पहले ये मार्केट ढूंढोगे आपको कौन सा मार्केट पसंद है। नेचुरली कुछ आपकी एफिनिटी होगी कि कौन सा मार्केट क्योंकि आपको मार्केट अगर आपको ट्रेड करना है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा मार्केट मतलब? तो मान लीजिए अगर जैसे आप इक्विटी मार्केट को फॉलो करते हैं तो स्टॉक्स में क्या न्यूज़ आ रही है, या अगर आप क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप फॉलो करिए कि क्रिप्टो में क्या न्यूज़ आ रही है, क्योंकि प्राइस क्यों हिलेगा। आप ट्रेड करोगे तो आपका जो पैसा बनेगा वो प्राइस के मूवमेंट से बनेगा। अब प्राइस क्यों हिलेगा? प्राइस इसलिए हिलेगा क्योंकि कुछ इवेंट होगा जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस होंगे। तो आप सबसे पहले तो न्यूज़ फॉलो करना शुरू करें। अब क्रिप्टो की न्यूज़, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हम रोज डेली मार्केट अपडेट्स को कवर करते हैं। ठीक है। या हमारा ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ पे हम रोज पब्लिश करते हैं कि कल क्रिप्टो में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो जैसे अब क्रिप्टो में बिटकॉइन का प्राइस सबसे ज़्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन यूएस के मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स। ओके। तो जैसे यूएस में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गया तो क्या होगा कि फेड की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी रेट्स बढ़ाने की, इन्फ्लेशन को कूल करने के लिए। अब क्योंकि फेड अगर रेट्स बढ़ाएगा तो सारे एसेट्स जो होंगे वो नीचे आना चालू होंगे, और ये चीज़ बिटकॉइन के लिए भी ट्रू होगी। तो बिटकॉइन, यूएस में बिटकॉइन एक मेजर एसेट क्लास की तरह एस्टैब्लिश हो गया है। ये काफ़ी एक उसका साइजेबल एसेट क्लास हो गया है। तो अब उसका जो प्राइस वेरी करता है वो काफ़ी वेरी करता है यूएस के मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ इवेंट से। उसके अलावा बिटकॉइन से डायरेक्टली कोई न्यूज़ आ गई कि XYZ कंपनी इतना बिटकॉइन खरीद रही है, तो उसका आपको पता लग गया कि अच्छा प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि ये खरीद रहे हैं। तो आप पहले तो न्यूज़ फॉलो करना शुरू करो। बट ये न्यूज़ तो पब्लिकली सबके पास है, तो सब पैसे बनाएंगे सबके पास। हाँ, तो अगर आपको न्यूज़ फॉलो करनी है तो न्यूज़ जब ब्रेक होती है, एक तो प्राइस का रिएक्शन उस टाइम आता है, और एक जो होती है कि अब लोगों को ये तो पता चलता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा, पर कितना रिएक्ट करेगा ये नहीं पता होता। ये आपकी बेट होती है। तो वहाँ पे आप देखते हो कि अच्छा अभी ये हो गया या नहीं हो गया, मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो आपको हेल्प करेंगे कि ये मोमेंटम कितना अभी स्ट्रांग है और कितना वीक है। ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये सब इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। तो अगेन फिर वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डिमांड सप्लाई का गेम बना हुआ है कि इतने लोगों को लग रहा है मोमेंटम है, इतने लोगों को लग रहा है मोमेंटम नहीं है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा, आपको चार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, आपको पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स कैसे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और प्राइस बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है तो मैं बाय करने को रेडी हूँ। पर अगर प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम बढ़ना बंद हो गया है
तो मुझे पता है कि यार स्ट्रेंथ पे नहीं बढ़ रहा है प्राइस, प्रोबेबली इट्स मूविंग ऑन रनिंग ऑन फ्यूम्स, तो ये किसी भी टाइम टेपर ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ पे ट्रेडर्स के साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो आपने कहा था कि अच्छा मैं यंग हूँ, मेरे पास पैसे हैं और मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरी तो ये थॉट प्रोसेस रहेगी कि सबसे पहले आप एसेट को फॉलो करना शुरू करो। उसके लिए हमारे जैसे कंपनीज हैं जो सारे न्यूज़ को कोलेट करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे ट्रेडर्स भी हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम ये कोलेट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारी ऐप के नोटिफिकेशंस पे। उसके अलावा आप और रिसोर्सेज देखिए थोड़े इंटरनेट पे, हमारे चैनल पे हम गेस्ट्स को बुलाते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं प्राइस का क्या होने वाला है। दूसरे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो लाइव एनालिसिस करते हैं, उनको देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा अब प्राइस होने वाला है। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में सीखिए। क्या प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट्स 2-3 तरह के होते हैं कि कौन सा, अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाने वाला है तो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ अ लेवरेज, राइट, कि आप 10,000 से बेट थोड़ी बड़ी ले सकते हो, ओके, 20,000 की ले सकते हो, 40,000 की ले सकते हो। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अ ट्रेड ऑफ, तो आप लॉस तो उतना ही कर पाओगे जितना आपके पास है, पर आप पोजीशन साइजिंग बड़ी कर सकते हो। तो आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके लेवरेज से अपनी पोजीशन को थोड़ा मैग्नीफाई कर सकते हो। इसमें क्या है, लेवरेज इज अ 2-वे सोर्ड। तो अगर आपको लेवरेज मिल रहा है और आप मान लीजिए 1:5 के लेवरेज पे हैं, तो यानी 20% आपका कैपिटल है और 80% उसमें लेवरेज है, किसी और का कैपिटल है या लेवरेज से बनाई हुई पोजीशन है। तो इसका मतलब जब प्राइस 20% नीचे जाएगा तो यू विल लूज ऑल योर मनी। सो इट्स अ 2-वे सोर्ड, इट कैन हेल्प यू, बट अगर प्राइस 20% ऊपर गया तो यू हैव मेड 100% रिटर्न। तो यूज करना, इसको सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज पावरफुल अगर है तो उसको यूज करना। इट्स लाइक अ गुड कार एंड अ ग्रेट कार, बट यू नीड टू, अगर आप रेसिंग कार में चले गए और आपने ऐसे ही सीधे चला दिए तो इट विल जस्ट यू विल हिट द वॉल एंड यू विल क्रैश। पर बहुत सारे ये तो आपने तरीके बता, लाइक यू सेड रिसर्च करो, सही करो, प्रॉबेबली बहुत दिमाग लगाओ, इंडिकेटर्स देखो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग। आप ये सब सही करते हो, उसके बाद भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। हाँ, तो सबसे कॉमन स्कैम क्या है क्रिप्टो में आज? क्रिप्टो में जब अंडरलाइंग एसेट आप खरीदते हो ना, एज एन जब आपने कोई नया टोकन खरीदा, अच्छा जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप कर रहे हो तो आप कभी एक्सपोज नहीं हो रहे एक्चुअल टोकन को, आप सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट को एक्सपोज हो रहे हो। तो अगर आप बिटकॉइन पे फ्यूचर्स खरीद रहे हो तो आप बिटकॉइन की टाइटल नहीं ले रहे या ओनरशिप नहीं ले रहे, ओके, यू आर जस्ट गेटिंग द अपसाइड इन बिटकॉइन। इसी तरह अगर आप बिटकॉइन को का फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो यू आर प्लेइंग फॉर डाउन साइड इन बिटकॉइन, यू आर नॉट बेसिकली, जो हमने कहा था कि सेलिंग विदाउट ओनिंग, राइट। तो when you are trading in futures and options, you are not actually ownership, you don't have the ownership of the underlying. मतलब आपके पास कभी एक्चुअल टाइटल नहीं आता है, आपके पास सिर्फ प्राइस चेंज आता है, ओके, राइट। पर जब आपको अगर एक्चुअल टाइटल चाहिए, आपको कोई कॉइन में ओनरशिप चाहिए, तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जाके कर सकते हो। जब आप और यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों के साथ कुछ गड़बड़े हो जाती हैं कि कोई, जैसे मीम टोकन्स आए थे खूब सारे, उनका डेफिनेशन ही ये था कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी, जीरो। हाँ, देयर इज नो लॉजिक, दिस इज जस्ट फन। या तो एंड एट दैट टाइम आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि यानी मीम टोकन में इन्वेस्ट किया है। हाँ, तो वो स्टेटमेंट ही ऑक्सीमोरॉन है, राइट। इन्वेस्ट नहीं किया है मैंने, मीम टोकन में कुछ किया है, एक पोजीशन ली है और चांसेस हैं कि पैसे बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो देन यू रियलाइज कि यार यू आर नॉट इन्वेस्टिंग। हाँ, ये लूज करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाती है कई बार, और यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो जब भी आप किसी टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो उसको अच्छी तरह आपको देखना पड़ेगा कि ये है क्या और करता क्या है, और दूसरा ऐसे भी केसेस हुए हैं क्रिप्टो में जहाँ पे लोगों ने कुछ प्रोमिसेस करी हैं, उसके बाद पैसा कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद दे डिसअपीयर, राइट। ये आपको रियलिटी है, यू गो बैक इन हिस्ट्री ऑफ टाइम, यू विल फाइंड दिस इन स्टॉक्स एज वेल, राइट। देयर इज अ रीजन आईपीओ जब होता है तो उसके लिए पूरी वेटिंग होती है कंपनी की, विच इज अ ग्रेट प्रोसेस, बहुत अच्छी चीज़ है ये। पर जब पहले क्या होता था, बहुत ईजी होती थी लिस्टिंग्स और ऐसे ही हो जाता था काम। तो वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स भी होते थे जहाँ पे होता था पीपल विल कलेक्ट मनी एंड देन दे विल डिसअपीयर। तो ये चीज़ें क्रिप्टो में भी होती हैं, इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, रग पुल और थिंग्स लाइक दैट। रग पुल, हाँ, क्या होता है रग पुल? यार फ्रॉम द वे यू थिंक अबाउट इट, रग को पुल कर दिया आपके नीचे से, छुपे हुए सब नहीं आप यू फॉल डाउन, तो यू आर स्टैंडिंग ऑन
a hollow surface and I just pulled the rug under your feet. नीचे गिरे. Yeah. Tell me one thing. ये जो explain me this, okay? Basic, and this is, ये मैं personal, forget podcast. ये मैं personal, think of me as your somebody who's a young chap coming to you in office and trying to understand this, okay? कि ये जो भी चल रहा है दुनिया में, right? ट्रम्प ये जो चल रहा है दुनिया में, कुछ तो चल रहा है. इंडिया, यूएस, we are not, people look back at these times and they will be marked in history. हाँ, ये हिस्ट्री में मार्क होगा. ये रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट? ये इंडिया यूएस जो आज तक बहुत बढ़िया दोस्त थे, अब ऑल ऑफ सडन टैरिफ का वॉर हो गया, कुछ हो रहा है. इंडिया रशिया और ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, बट रशिया वाले यूएस, लाइक इंडिया चाइना जो थे, उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम दोस्ती कर लेंगे, अब वी आर नॉट एनिमीज, वी शुड लुक एट टुगेदर समथिंग, ओके? तो ये सारी चीज़ चल रही. इससे क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंट्री को? इंडिया जैसे सब बोल रहे थे कि अभी गोल्डन पीरियड है इंडिया का, राइट? तो क्या होगा? टेल मी व्हाट विल हैपन. अगर यूएस के हम दोस्त रहते हैं तो क्या होगा, नहीं रहते हैं तो क्या होगा? ये जो सिचुएशन ये हो क्या रही है, एक्सप्लेन मी दिस. पहली बात तो ये दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं होता है यहाँ पे. ओके, दिस इज बिजनेस, ठीक है. और यहाँ पे nobody wishes ill on you, neither do you they wish well on you, है ना? It's just business. तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि नॉर्मल बिजनेस सिचुएशंस में, लाइफ में आपने खुद ने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस करी होंगी, राइट? पीपल यू आर वर्किंग विद, यू आर ऑल्सो नेगोशिएटिंग विद देम, राइट? वंस यू आर ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, you look for the best deal for yourself. And once you're out of the room, you don't hold it against them that why did they look for the best deal for them. This is their job, right? So best relationships foster when both the parties, have something to gain out of each other. So we will have to see how this evolves. अभी क्या हो रहा है? अभी ट्रम्प ये क्यों कर रहा है? Because he is trying to get a better negotiating deal for himself. क्या right? deal? They are trying to get access to the Indian markets, and not just India. We are not a special case there. They are trying to get access to. Okay, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट्स के ऊपर भी उधार होता है, राइट? और जो उन्हें पे बैक करना होता है. तो यूएस के पास काफी सारा उधार है अभी, ठीक है. और हो क्या रहा है कि ट्रम्प और उसके जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनकी फीलिंग ये है कि अगर सब लोग हमें यहाँ के सामान बेचते रहेंगे तो फिर होगा क्या? तो उनकी, और उसके लिए हमारी करेंसी जो होती है, यानी यूएस डॉलर जो होता है, वो स्ट्रांग होता है. लोग अपनी करेंसी वीक रखते हैं ताकि उनका सामान हमारे यहाँ पे कंपेटिटिव हो, सस्ते में आ जाए. सस्ते में आ जाए. कोई चीज़ 100 येन की यूएस में $1 की आ गई, पर जब वो पैसा जापान गया तो वो 100 येन बन गया, तो वहाँ पे उसके ज़्यादा यूज़ केस हो गए. या 1 लाख येन बन गया और यहाँ पे सिर्फ यूएस में $1000 की थी, राइट? तो अगर आप जितना ज़्यादा येन को सस्ता करोगे उतना ज़्यादा वो येन बनेंगे वहाँ जाके. तो यूएस ये कह रहा है कि पहला ये कि हमें भी और मार्केट्स चाहिए बेचने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बाहर के लोग हमारे मार्केट्स में आके बेच पाए, हम भी बाहर के मार्केट्स में आके बेच पाए, राइट? वाई आर वी इम्पोर्टिंग एवरीथिंग, है ना? वी शुड ऑल्सो बी एक्सपोर्टर्स. एंड वाई आर वी इम्पोर्टिंग एवरीथिंग? We should also be making it here. So everyone wants to be self-reliant. They are also looking at self-reliant. But वो export भी तो करते हैं कितना? They do. Then look where they are. अगर आप एक टॉप इकोनॉमी हो तो आपको इनोवेशन पे ज़्यादा रिलाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा ही ये करना पड़ेगा ना कि आप, जैसे आप अपनी लाइफ में भी देखो ना, आप वो काम में अपना टाइम लगाना चाहते हो जो आपके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, राइट? घर में यू कैन क्लीन योर ओन हाउस, राइट? बट यू विल थिंक यार इस टाइम में मैं जाके पैसे बना लेता हूँ ना, कुछ अपने दिमाग से काम कर लेता हूँ. तो what will you think? Either you will find someone to clean your house or you will buy a robot that can clean, वो जो आता है Roomba that can clean your house, right? So you'll find something of that solution. So you will find either a human resource or a technology, and that goes for everything. So it becomes a compulsion for you to innovate. तो once you are an economy जो इतनी बड़ी है, वहाँ पे तो innovation is a compulsion, right? But अभी उनको ये लग रहा है कि सिर्फ innovation से नहीं होगा. We are spending a lot on just getting too much from other countries, so we should try and be more self-reliant. और ये सब पैसे से related है, because again, when you are making a lot of money, you don't think like this. When you are not making a lot of money, you want to think like this so you can make a lot more money. Because
तो अभी वो क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं जो दूसरी कंट्री अभी तो उनका अखर रहा है कि भाई हाँ अभी चाइना से भी प्रॉब्लम हो रही है, इंडिया से भी प्रॉब्लम हो रही है, रशिया से उनको परमानेंट प्रॉब्लम है ही, हर कंट्री से उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्या अब इनोवेट करके पैसा बनाना तो डिफिकल्ट काम है ना, इंक्रीजिंगली ज्यादा से ज्यादा। हाँ। और उस पर बेट नहीं किया जा सकता कि अगले साल में 10% ज्यादा इनोवेट कर लूंगा। हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। इनोवेशन तो ऐसे होगा कि 5-6 साल कुछ नहीं होगा, फिर एकदम से होगा और उसमें खूब सारा पैसा बनेगा। तो अगर आप को सोल्यूशन करना है, अब आपकी डेट बहुत ज्यादा है तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है, तो जितना आपका टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो आप क्या चाहोगे कि पैसा ज्यादा कमाया जाए। तो ये चीजें वो कर रहे हैं। दूसरा, आप जब इंटरेस्ट दे रहे हो तो किस करेंसी में दे रहे हो, यूएस डॉलर में दे रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि यूएस डॉलर वीक हो। यूएस डॉलर वीक होने के 2-3 और फायदे होंगे, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरों के लिए सस्ते हो जाएंगे अब। क्योंकि एक चीज अगर $1 की थी जो आप यूएस से ले रहे थे, तो उसके लिए आपको से ₹100 लग रहे थे, ₹85 लग रहे थे। अगर वो 70 का हो गया तो आपके तो कम पैसे लगे, तो आपके इंपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज ज्यादा इंपोर्ट करेंगी, राइट। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स और देयर ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स विद देम, कि जिस तरह बिजनेस होता है, आपको अगर हमारे मार्केट्स में सामान बेचना है तो हम भी आपके मार्केट्स में सामान बेचेंगे, क्योंकि इनोवेशन पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते। तो वो क्या बेचना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज विद इंडिया? जैसे इंडिया में they have a bunch of things that they want to good। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज दो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। सर्विसेज में तो यूएस और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ काफी बिजनेस करते हैं। गुड्स में हम लोग भी उनके साथ ज्यादा नहीं करते, वो भी नहीं करते। तो अब यूएस में एग्रीकल्चर इज लार्जली यू नो दिस थिंग हाईली ऑटोमेटेड, उनकी यील्ड बहुत ज्यादा है, तो दे कैन मेक अ लॉट मोर and they can sell a lot more. So they are looking for markets where they can enter and they can sell more. They are looking to increase their businesses. अच्छा, agricultural market. Agriculture is one of the space जहाँ पे इंडिया के साथ बहुत डिस्कशन हो रहा है। Agriculture I didn't know. हाँ। क्या डिस्कशन हो रहा है? कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे आके बेच सकें। क्या एग्रीकल्चर? कॉर्न हो गया, ओके, है ना, इस तरह की चीजें, बेसिक चीजें। हाँ। एंड वो चीप है कि नहीं है? अगर आप उसको इंडस्ट्रियल तरीके से बनाओगे तो चीप ही होगा बहुत ज्यादा। पर वहाँ पे इंडिया खरीदता वहाँ से? हम अपने लोकल फार्मर से खरीदना चाहते हैं ना। हम अपने लोकल फार्मर से खरीदेंगे क्योंकि हमारे तो काफी सारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है फार्मर्स पे। तो अगर उनका प्राइस, दूसरा हमारे यहाँ तो रूल्स हैं एग्रीकल्चर प्राइस के, एमएसपी और दूसरी चीजें, तो हम चाहते हैं कि जो भी कोई आए हमारे रूल्स फॉलो करे। तो हम ये एज अ कंट्री, एंड दिस इज द राइट स्टांस, कि आपको अगर हमारे मार्केट में बेचना है तो यू हैव टू फॉलो द प्राइसिंग दैट वी हैव हियर। तो यूएस इन सिंपल वर्ड्स बोलता है वन ऑफ द थिंग्स इज, अच्छा ये सब मैंने भी पढ़ा है, मेरी प्राइमरी रिसर्च इस पे दूसरों से सुनी हुई है और पढ़ी हुई है, ठीक है ना? मतलब तो आई माइट नॉट बी, आई विल बी लार्जली करेक्ट, बट आई माइट बी नुआंसेस में थोड़ा बहुत। मैं एक सिंपली आपने जो मुझे बताया वो था कि यूएस इंडिया पे टैक्सेस ज़्यादा लगाना चाहता है, टैरिफ्स लगाना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा बोलता है कि भाई आप तो बहुत चीज़ें बेच देते हो यूएस के मार्केट में, हम इंडिया में नहीं बेच पाते, तो हमें भी अलाउ करो, सस्ता करो हमारे लिए सब चीज़ें, हमारे लिए टैक्सेस टैरिफ्स हटाओ, नहीं तो हम भी आप पे लगा देंगे। लेवल प्लेइंग करो, इक्वल करो, नहीं तो हम भी आप पे लगा देंगे, राइट। एंड वन ऑफ द थिंग्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें बेचना चाहते हैं, वन ऑफ द थिंग्स इज एग्रीकल्चर। तो बोल रहा है कि हम कौन है, हम बहुत सस्ते में उगा देते हैं, तो हम इंडिया में बेचना चाहेंगे, हम हमारा कौन, और जिस प्राइस में हमारी मर्जी होगी बेचेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा, हम लॉस में बेचें प्रॉफिट में बेचें, हमारा हमको से ये सब टैक्टिक्स तो होती हैं। हाँ, चलो आप एंटी-डंपिंग और ये सब लगा सकते हो, रूल्स बना सकते हो कि इससे प्राइस नीचे नहीं जाएगा, पर वो प्राइस तो कॉस्ट प्रोडक्ट प्राइस है, ऐसा कुछ होगा ना, बहुत कम होगा। और इंडिया में हमारे पास रूल्स हैं कि हमारा एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए, फार्मर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं कि फार्मर को, हमारा जो लोकल फार्मर है उसे सपोर्ट करना है, तो इसलिए हम बाहर के किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसका हजारों करोड़ों का काम है, उसको आके डिस्ट्रॉय नहीं करना। दूसरा, ये सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं है, हम लोगों की भी बात है, आपकी और मेरी भी बात है, क्योंकि अगर आपका रिलायंस फूड जैसी चीज के लिए बाहर हो गया, तो फिर कल को अगर ये मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गई और वहाँ फूड उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव कर दिया और आपके पास होम ग्रोन कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो खत्म हो गई ओवर अ पीरियड टाइम, तो फिर तो आप बहुत डिपेंडेंट हो जाओगे, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फार्मर्स, वो तो इमीडिएट इम्पैक्ट में है, इट्स अबाउट एवरीवन। तो फूड जैसी चीज जो बेसिक्स हैं उसमें तो सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये चाहेंगे कि भाई हम सेल्फ रिलायंट रहें। Isn't it more about like what I was reading, ये ज़्यादा ऑयल और वेपन्स के लिए, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑयल ख़रीदते हैं रशिया से, वो ऑयल हम लेते हैं एंड यहाँ पे मेजर जो ऑयल बायर्स हैं, मेजर कंपनीज है, वो ऑयल लेके पूरे वर्ल्ड में उनको बेचती है, रशिया से बहुत सस्ते में लेके, क्योंकि रशिया से भी ज़्यादा बाकी कंट्रीज़ खरीदती नहीं इतनी ज़्यादा,
राइट? तो वो प्राइस कैप्स थे ना, इसलिए नहीं खरीद रहे थे। तो अब हमारे पास स्ट्रांग है और यूएस भी ऑयल बेचना चाहता है, यूएस की जो सारी अलायंसेज है वो भी ऑयल बेचना चाहते हैं, वो हम ले नहीं रहे, उनका दुनिया में महंगा बिकता है। सो इट्स दैट ऑल्सो कि यार ऑयल इज वन ऑफ द बिग कमोडिटीज, सो दैट इज वन। सेकेंड इज डिफेंस एंड वेपन्स। तो यूएस अपने महंगे वेपन्स, महंगे एयरक्राफ्ट्स और सब डिफेंस की चीजें बेचना चाहते हैं। हम सब चाइना, हम लोग सब ये रशिया से ले लेते हैं सस्ते में, तो उन्हें प्रॉब्लम है कि भाई तुम हमारे बिना कैसे ये लेके आ रहे हो। ये सारी चीजें भी हैं इसमें, बट ओवरऑल ऑल दिस आल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ट्रेड ना। इट्स नॉट द ट्रेड, बट इट्स मेजॉरिटी अबाउट दैट आई डोंट नो। डिफेंस, ऑयल और एग्रीकल्चर की सब कंबाइंड ही बस यूएस बोल रहा है कि अब हमारी भी चलेगी। हाँ, बिकॉज हम लोग सिर्फ इसको इंडिया यूएस की प्रॉब्लम के हिसाब से देख रहे हैं। इसको अगर आप यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो दे आर इन सच काइंड ऑफ अ डिस्कशन विद एवरी कंट्री, राइट? ऑल ऑफ अ सडन एक प्रेसिडेंट तो क्योंकि हर कंट्री से क्यों टाइज बिगाड़ रहा है? एग्जैक्टली इसीलिए जो मैंने कहा था पहले कि यूएस के अभी वो लोग ट्रेड को रिऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अपने फाइनेंसेस को रिऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पैसे उनको चाहिए, राइट? तो अगर आप सिर्फ इंडिया से उनका रिलेशनशिप देखोगे तो उससे कितने पैसे कमाएंगे? तो उनका तो काफ़ी सारा डिस्कशन ईयू के साथ भी है, जापान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है, हाँ सबके साथ है। तो दे आर ट्राइंग टू डू दिस विद एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट अस। We are a big economy, so our relationship with them is important, and it's our relationship with them from our point of view is probably very important. But from their point of view, they are looking at 10 other relationships. और वो सब जगह ये करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि what they are trying to do is how do we, basically US is in a bit of a financial, you should say कि यार financial health of the country is not the best. तो they are trying to get that financial discipline, right? Debt ज़्यादा है, खर्चा, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, और अब आप ये चाहते हो कि करेंसी बहुत स्ट्रांग हो गई थी यूएस डॉलर, तो उसकी वजह से उनके मार्केट्स और कंपेटिटिव नहीं रहते, उनके एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहते। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज रीऑर्गेनाइज देयर लाइफ इन सच अ फैशन कि बिजनेस उनकी तरफ वापस फ्लो करे। दैट आई एग्री, एंड ठीक है वो अपना कर रहे हैं, बट फ्रॉम अ आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। आई मीन दे आर मच मोर एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, एंड मैं आए दिन किसी एक यूएस इकोनॉमिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट, एक्सपर्ट का कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, ओपिनियन पढ़ रहा होता हूँ, और वो ये बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं ये लोग, राइट? कि इंडिया हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अलाय है, इतने सालों तक हमने स्ट्रेंथ की है, इनसे नहीं बिगाड़नी चाहिए हमें। अगर हमें चाइना से हमने पंगे ले रहे हैं तो हमें एक ही कंट्री से एक जगह पंगे लेने चाहिए, सॉर्ट करने चाहिए प्रॉपरली, एंड देन वी शुड मूव टू अनदर जो थोड़ा इस फेवर में भी है, वो भी ये सब ऐसी बात करें। हाँ, एक ही टाइम पे वाई हर इकोनॉमी से दे आर ट्राइंग टू डू इट, एंड कहीं भी यूजुअली अभी तक have they seen success? They have struck deals with EU. They have struck deals with Japan and Korea. EU, Japan, Korea is anyway, मतलब वो उन्हीं के साथ है। And तो देखो slowing down economies है, right? Fast growing economies में जो major economies है, growing economies, वो कोई भी नहीं सुन रहा। ब्राजील जैसी कंट्री नहीं सुन रही उनकी, right? ब्राजील भी बोल रहा है कि यार हम इंडिया के साथ रहेंगे, हम चाइना के साथ रहेंगे, हम आपकी नहीं सुन रहे। तो लाइक आई सेड है ना, नेगोशिएशन ऐसा थोड़ी होगा कि आप मांगोगे और सामने वाला कहेगा ओके। हाँ, तो इट इज, उनको ऐसा लगा था। हाँ, उनको ऐसा लगा था कि व्हेन दे एंटर इनटू, मे बी लगा हो या नहीं लगा हो, एटलीस्ट व्हाट दिस इज व्हाट दे प्रोजेक्टेड, बट इट डजंट मैटर उनको क्या लगा। रियलिटी है, नेगोशिएशंस आर लेंदी, नेगोशिएशंस आर लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव एंड टेक टाइम, and will not be one way this thing. The main criticism that I've heard of US government is that they are trying to do this very quickly, and then people get a little unsettled कि नहीं यार इतना जल्दी क्या है, how can you put a timeline to this, right? Let's do it, but give me chance to reorganize myself, right? क्योंकि entrepreneur this is where क्योंकि entrepreneur चला रहा है ना, तो he's like politician नहीं चला रहा है, let's do it now. Yes, तो वो थोड़ा strategic versus tactical का difference होता है, because in business world timelines are shorter. You're used to quarterly updates to your investors, right? And things change every quarter. And in larger strategic world, things take time. But ये चीजें जो होती हैं, इनका इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर पे,
मुझे लगता है जब ये सब सेटल हो जाएगा तो पीपल विल अगेन स्टार्ट टू बिकम फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे कि जिसके लिए यू नो वी डोंट लुक एट और दे डोंट यू नो दे स्पॉइल ऑल आवर रिलेशनशिप्स विद अस। कुछ नहीं होगा तो प्लस पीपल टू पीपल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूज़ इन द शॉर्ट टर्म मेक्स इट लुक लाइक लाइफ विल कंप्लीटली चेंज। व्हेन यू मीट एन अमेरिकन योर इंटरेक्शन विल नॉट चेंज विद देम एट ऑल। व्हाई विल इट चेंज? एंड जो अब इसकी वजह से इंडिया एंड चाइना ये पास में आ रहे हैं, इट्स अगेन द सेम थिंग। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक शो है बिकॉज ईस्ट को अपना एक स्ट्रेंथ दिखानी है साथ में मिलके टुवर्ड्स द वेस्ट, और डू यू थिंक ये एक्चुअली ये एक नया स्टार्ट, इट हैज ओपन न्यू ब्रिज फॉर अस? आई थिंक फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस वर्ल्ड दिस इज अगेन बिजनेस। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट डू यू थिंक ये लॉन्ग स्टैंडिंग है? Is it a start of new relationship? If one of your supply demand relationships is changing, let's say you get these mics and you know from some vendor. Now he starts to change the game that look, you know, you have to give me X number of orders and I will do minimum 2 AMC, minimum 1 AMC contract and 2 repair तो आपको करानी पड़ेगी. And you were saying खराब ही नहीं हुआ, repair क्यों करा? Right? तो then what will you do? You'll start to look at other vendors जो आपकी बुक में जो होंगे. अब उनमें से हो सकता है किसी एक के साथ आपकी पहले रिलेशनशिप खराब रही हो कि यार इसने बोला था और you know टाइम पे फिटिंग नहीं करके, but now you will relook at that. But ऐसा नहीं है ना कि you will let your guard down. No, of course. Right? So this, in my opinion, from a business point of view, is similar. People will start to look at reorganizing their trade. When their trade on with one partner is changing, they will look to change their trade with other partners so that ऐसा ना हो कि they have the best hand in negotiation. Which is fair, और यही हो रहा है कि हर जगह। और इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा काफ़ी सारा एनालिसिस है जो कि you know speculative है. तो इसमें बहुत स्पेकुलेशन हो रही है because this has become the central topic in the world now. In the world. And every facet of life it's touching. Look, you and I are talking in a podcast about this, है ना? तो फिर बहुत चीजें but because ये ऐसे टाइप के मोमेंट्स आपको नहीं पता कि ये डाई डाउन हो जाए, बट अगर ये डाई डाउन नहीं हुआ, ये गोल्डन बहुत पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है इन टाइम्स में. Yes. Right? क्योंकि बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो गया. अगर ये स्ट्रिक्ट हो गया, बिजनेस रीशफल हो गया, कहीं पे भी कुछ स्ट्रिक्ट हो गया, कोई एक रूट महंगा हो गया, सस्ता हो गया, टैरिफ ज़्यादा लग गया, रिलेशनशिप अप एंड डाउन हो गई, कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया, या कोई न्यू स्कीम आ गई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स. कहीं ना कहीं से पैसे बन सकते हैं. Yes. Like, I was just reading about China कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे इंडिया पे जो सैंक्शंस थे कि इंडिया में आप ये सब नहीं बेच सकते, वो बेचना उन्होंने सब सैंक्शन हटा दिए. राइट. तो अब इंडिया में चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं. यस, दैट इज, तो फॉर चाइना दिस इज बिग. फ्रॉम इंडिया सिमिलरली कुछ होगा तो इंडिया के लिए भी होगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज. और पहले जैसे वियतनाम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी. लोगों ने ये देखा था कि पहले जब उन्होंने चाइना पे टैरिफ्स लगाई थी तो दे वर डूइंग ट्रांसशिपिंग थ्रू वियतनाम. तो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन्होंने बिग मनी. राइट. आई नो अ फ्रेंड जिसने पैसे कमाए थे इस पे कि वो चाइना से इंडिया लेके आता था चीज़ें डायरेक्टली, बट उसकी वजह से ट्रेडर, सिंपल ट्रेडर दिल्ली के, इंदौर के, मतलब बॉम्बे के मार्केट में वो चाइना से माल ला के बेच देता था, कुछ नहीं करता था. इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा का, एंड आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और बाथरूम फिटिंग समथिंग, ओके, बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था. बिग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रिपल डिजिट क्रॉस. एंड चाइना ने बहुत ज़्यादा, चाइना और इंडिया के बीच में बहुत सारा टैक्सेस लग गई, ये ड्यूटीज़ लग गई अलग अलग. तो वो पूरा माल अपना वियतनाम बेचता था चाइना से, और वियतनाम से फिर इंडिया बुलाता था, क्योंकि वियतनाम से इंडिया लाने में कोई इतने टैक्सेस और ड्यूटीज नहीं लगती. तो ही सेव दैट मनी जस्ट एक रीरूट करने पे. और वो पैसे कमाता था बहुत टाइम तक. जो लोकल दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग फिगर नहीं कर पाए थे ये, एंड ही मेड मनी, क्योंकि वो न्यूज़ में, ग्लोबल न्यूज़ में अपडेटेड था. उसने कॉन्ट्रैक्ट वाला ये लूप होल फिगर आउट किया. चाइना का माल आज भी आ रहा था, सब हो रहा था, बट वाया वियतनाम आ रहा था, क्योंकि एक फैक्ट्री में बस डब्बा खोल के दूसरी डब्बे में जाता था. चाइना में उसने वेयरहाउस ले लिया, कर लिया. हब फॉर दिस इवन फॉर यूएस, लाइक नॉट जस्ट इंडिया का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मतलब यूएस के लिए तो दिस बिकेम अ हब एंड दिस वाज अ बिग दिस थिंग फॉर देम, कि बड़े डब्बे में चाइना से वियतनाम जाएगा, वहाँ से छोटे डब्बों में फिर यूएस जाएगा और इंडिया आएगा. तो अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं यहाँ पे. और हाँ, मतलब जो हमने बात करी थी शुरू में कि यार this is my line of work, so we follow this kind of news very closely, and we basically interesting भी लगता है तो exciting भी लगता है, and then we are able to relate things as well ना. जैसे एग्रीकल्चर की हमने बात करी कि यार ऐसा नहीं है कि आपने न्यूज़ पढ़ ली
तो कि भाई सिर्फ फार्मर इम्पैक्टेड है, एवरीवन इन द सोसाइटी इज इम्पैक्टेड, राइट? तो सेल्फ रिलायंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे गवर्नमेंट भी आज बात कर रही है कि सेल्फ रिलायंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर हम इसको अपने सेक्टर में भी देखते हैं कि जैसे हम आज की डेट में क्रिप्टो एज अ सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब इस सेक्टर को देखो, ये एक नया सेक्टर है, राइट? ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। अच्छा, 2023 अक्टूबर में बिटकॉइन पे ETF अप्रूव हो गया था यूएस में। और ब्लैक रॉक ने कहा कि हम ये ETF लेके आएंगे, विच बेसिकली सेड कि इंडिविजुअल्स can easily and corporates can easily participate in Bitcoin by just buying an instrument that gives them the upside of Bitcoin. तो आप सिंथेटिक पार्टिसिपेशन कर रहे हो, आप डायरेक्टली बिटकॉइन नहीं खरीद रहे, आप एक इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो, बिटकॉइन के प्राइस को ट्रैक करता है, उसका नाम जो, और वो एक फंड की तरह काम करता है। तो आप यूनिट खरीद रहे हो फंड की। उस टाइम पे प्राइस 30,000 था, उसकी वजह से प्राइस रैली करना शुरू किया। देन द सेकेंड कैटलिस्ट वाज और 60,000 हो गया बिफोर ट्रम्प इलेक्शन। और ट्रम्प इलेक्शन वाज वेरी फेवरेबल फॉर बिटकॉइन बिकॉज ही हैड सेड कि look, I want to make US a crypto capital of the world. So this is again thinking, this is one good thing about him, right? कि he is thinking, अगर ये इंडस्ट्री बड़ी होती है तो we want to make sure that we and our companies dominate in this space. US बड़ा होना चाहिए। तो अब आप इंडस्ट्री में जाके बेसिस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हो वहां पे, जहां पे कि ये इंडस्ट्री अभी इतनी बड़ी है नहीं। तो जो पहला सवाल आपने पूछा था कि इज क्रिप्टो अर्ली और लेट, क्रिप्टो एज एन इंडस्ट्री इज वेरी अर्ली, इट्स ऑलमोस्ट स्टार्टिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता ही जाएगा। मुझे नहीं पता उसका क्या होने वाला है, राइट? बट क्रिप्टो एज एन इंडस्ट्री इट्स वेरी अर्ली, अभी इसमें बहुत इनोवेशन होना बाकी है। तो यूएस ने ये अर्ली मूव किया और वहाँ पे आपने कमिट किया। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स और वो सब होते हैं, वहाँ पे एक आपका इकोसिस्टम बिल्ड होना चालू हो जाता है। तो यूएस में अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो इकोसिस्टम बिल्ड होना चालू हो गया है। और पहले से भी था ना? पहले से भी था, क्योंकि जनरली एज अ सोसाइटी दे वर अ लिटिल मोर ओपन टू दिस। और ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लोज्ड हैं, पर हाँ जनरली टेक एंटरप्रेन्योरशिप को लेके वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओपननेस रहती है। पर वहाँ पे प्राइस 60,000 था, इलेक्शन के बाद इट वेंट टू 100,000, राइट? तो दिस मूव्स इन बिटकॉइन इन द लास्ट 2 years, दिस प्राइस रैली एंड ऑल दीज थिंग्स हैज बीन ड्रिवन बाय institutional and retail participation through an ETF, which is a sophisticated, BlackRock जैसा नाम इन्वॉल्व है वहाँ पे, और फिर एक फेवरेबल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फॉर क्रिप्टो। पर यहाँ पे आप ये देखते हो ना कि अब बात आती है जो हम कह रहे थे कि सेल्फ रिलायंस की, कि अगर दूसरे एक इंडस्ट्री में घुस रहे हैं और इंडस्ट्री को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है और जहाँ ये लग रहा है कि इसमें इतनी बड़ी हो सकती है कि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट फॉर्मल हो चुका है, काफ़ी कमिटमेंट, काफ़ी बड़ी गवर्नमेंट से आ चुका है, तो फिर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल टू स्टार्ट क्रिएटिंग बेसिस इन दिस इंडस्ट्री, कि आप भी अपना काम इस इंडस्ट्री में चालू करो। जैसे AI में हमने काम चालू किया, थोड़ा और ज़्यादा चालू करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सेमीकंडक्टर्स में इफ़ वी हैड स्टार्टेड अर्ली इट वुड हैव बीन वेरी यूजफुल, राइट? तो आज सारी फैब्स जो हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात है, ग्लोबली सारी की सारी फैब्रिकेशन ताइवान में हो रही है, एवरीवन इज रिलायंट। तो देयर इज अ मेरिट टू सेल्फ रिलायंस, देयर इज अ सीरियस मेरिट टू सेल्फ रिलायंस, पर्टिकुलरली इफ द इंडस्ट्री बिकम्स वेरी बिग। अगर वो इंडस्ट्री या सेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है और आपका उसमें सारा का सारा टच पॉइंट ही फॉरेन है या फिर इम्पोर्टेड है, तो फिर आप वहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाओगे। और डोमिनेशन के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। जैसे मैं एक डेटा बताता हूँ, 12% ऑफ ऑल ब्लॉकचेन एंड वेब3 डेवलपमेंट जो होता है, जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स, वो इंडियंस हैं। 12%, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? यूएस। ओके। जो नए ऐड हुए लास्ट ईयर, उसमें इंडिया 17% है। तो बाय 2028 इंडिया विल बी द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्निकल मैन पावर टू द वेब3 एंड क्रिप्टो स्पेस। दैट इज द प्रोजेक्शन। तो अभी तो हमने इंडस्ट्री को फॉर्मली बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया है, फॉर्मली कुछ भी प्रमोट नहीं है। हाँ, तो अगर आप इसके अराउंड एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाओगे, तो फिर आप यहाँ पे देखो कि आप इतने सारे, एक तो अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो दुनिया भर में जो काम होगा वो हम करेंगे, तो आईटी में हमने वो किया और काफ़ी पैसा कमाया, राइट, एज अ कंट्री। दूसरा ये कि इतना सारा जॉब क्रिएशन होगा, राइट। तीसरा ये कि जब ये जॉब क्रिएशन होगा, और नई इंडस्ट्री में यूजुअली क्या होता है, सैलरीज ज़्यादा होती हैं। आपको याद होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की सैलरीज की एक टाइम बात हो रही थी, राइट, क्योंकि स्किल जो होता है वो डिफिकल्ट टू फाइंड होता है।
तो प्रीमियम मिलता है। तो there is a lot of benefit to getting there early and building, right? And then you also build it on your own terms. जैसे अब मैं बताता हूँ, यूएस ने स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट कर दिया है कि there is a cryptocurrency which tracks the price of US dollar. तो वो हो क्या रहा है कि how does it track the price of US dollar? एक स्टेबल कॉइन पीछे बैक्ड है एक US डॉलर से फुली, ठीक है। तो आपने मुझे US डॉलर दिया, एक कंपनी है जो ये करती है, तो आपने उस कंपनी को US डॉलर दिया, उसने आपको स्टेबल कॉइन दे दिया। अब ये US डॉलर का उस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने जाके US के बॉन्ड्स खरीदे, US ट्रेजरी में डाल दिया सारा पैसा, क्योंकि वो अब उस पैसे पे इंटरेस्ट अर्न करने की कोशिश करेंगी, तो US ट्रेजरी में डाल दिया। वो पैसा अभी टोटल 200 से 250 बिलियन हो गया है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में काफी बड़े प्लेयर हो गए हैं वो अब ये स्टेबल कॉइन्स। India is 10th largest lender to US in terms of governments. The largest is Japan. $1 trillion उन्होंने bonds खरीद रखे। हमने करीबन 200-250 बिलियन के करीब हैं। इसी तरह चाइना के हैं, यूके के हैं। तो हमारे जितनी बड़ी इकोनॉमी के स्केल का मैच कर रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग टू यूएस, राइट? तो उस इकोनॉमी को उसके फायदे ऑलरेडी होने लग गए हैं, राइट? जो हमने बात करी थी कि यूएस इकोनॉमी को आज डेट लेने में और दिक्कत आएगी, अब उनको एक नया सोर्स मिल गया ना डेट लेने का, राइट? तो इकोसिस्टम ग्रो करने का फायदा, राइट? एक ऐसा फायदा जो ना उन्होंने सोचा होगा कि ये हो सकता है, पर वहां पे क्योंकि ओपननेस होती है तो फिर ऐसे एड ऑन बेनिफिट्स आपको बहुत मिलते हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम भी करेंगे एज अ कंट्री, हम भी करेंगे, बट आज नहीं करते। क्यों नहीं करते? व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया एक्चुअली इतना ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है क्रिप्टो को लेके? देखिए, आई थिंक एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री, हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। वो देखना चाहिए। वी एस्टैब्लिश दैट। व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजन है हम अभी तक नहीं देख रहे हैं? इज इट बिकॉज हम लोगों को इसमें पढ़ना नहीं है? इज इट बिकॉज कि हमारी बहुत गलेबल एंड स्मॉल इंडस्ट्री है? इज इट बिकॉज कि अभी तक स्टॉक का पेनिट्रेशन ही बहुत कम हुआ है? इज इट बिकॉज कि हमें फियाट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? इज इट बिकॉज कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस ही नहीं है टॉप लेवल पे? व्हाट इज द रीजन? या कुछ और 5th 6th 7th 8th रीजन है जो आपको लगता है? ओके, इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो प्रॉबली सबसे ज़्यादा वो है, पर उसको मैं क्वालिफाई करूँगा। हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूसरों से अलग है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस है, और उस बहुत बड़े पॉपुलेशन बेस में बहुत सारा पॉपुलेशन बेस जो है जो पुअर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन के तरीके ही नहीं है। मैंने पूरा पहले बोल दिया रिसर्च करो। रिसर्च कैसे होएगी जब आपको पता ही नहीं है कैसे करनी है, राइट? दैट्स व्हाई इंटरनेट इज अ वरदान, क्योंकि आप रिसर्च कर सकते हो उसमें। पर रिसर्च करने के लिए भी तो आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, कहाँ पे जाके रिसर्च करोगे? बट उस पॉइंट पे बाद में आते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको कि आपको प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट इज नॉट रियली रॉन्ग इन बीइंग कॉशियस, बट देन देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन कैसे आपको कॉशन को कैसे आपको मैनेज करना है अपने लोगों को, कि ऐसा ना हो कि गलत एक्टर्स आ जाएं स्पेस में और लोगों का पैसा नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो कि, क्योंकि वो भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट? तो आपको इंडस्ट्री को इस तरह ग्रो करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में इनोवेशन भी हो पर प्रोटेक्शंस भी बिल्ड हो, राइट? और जब आप लोकली ग्रो करोगे ना इंडस्ट्री को, तो फिर आपके पास ये कंट्रोल होगा। तो जैसे अगर आप लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करोगे तो फिर आपके पास ये कंट्रोल, प्रमोट ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप फॉरेन प्लेयर्स को डिस्करेज करो, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी आपके यहाँ से इंडस्ट्री लोकली ग्रो होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो अब मैं एज ए कॉमन मैन नेगेटिव एंगल से लेके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, ठीक है। कि फर्स्ट इज कि कल अगर मैं कॉमन इंसान हूँ, मैं क्रिप्टो में समझता हूँ, मेहनत करता हूँ, आके मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, फॉर XYZ रीजन मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। कल RBI डिसाइड करता है कि बैन हो जाए, क्रिप्टो खत्म, बैन इंडिया में, फिर क्या होगा? तो अगर RBI ने कल ये डिसाइड किया, फिर क्या होगा? तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं आप वो लीजिए और कल से नहीं कर पाएंगे फिर। तो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, फाइनेंशियल। कुछ और तो नहीं होगा? लाइक अगर बैन कर दिया तो देन क्या जितना मेरा पैसा है वो अटका तो नहीं रह जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है कि किस तरह से। कुछ ऐसा नहीं, RBI ने बेसिकली ये किया था कि दे हैड स्टॉप्ड बैंक्स फ्रॉम सर्विसिंग क्रिप्टो कंपनीज, कि आप क्रिप्टो कंपनीज को बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, पर क्रिप्टो कंपनीज अपना बिजनेस कर सकती हैं। उसके लिए उसमें बहुत चैलेंजेस हो गए थे ना उनके लिए, बिकॉज हाउ विल दे डू? मतलब ये क्या बात हुई? हाँ, तो उसमें बेसिकली आप एक क्रिप्टो लोगे और दूसरा क्रिप्टो लोगे, यही लोग कर पा रहे थे। तो
इंडस्ट्री टुक अ बिग हिट, और 2-3 साल इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों के लिए ये भी डिफिकल्ट हो गया था कि हाउ डू यू पे योर एम्प्लॉइज नाउ। एग्जैक्टली। तो दिस बिकेम अ चैलेंज। तो अब अगर ये ऐसा होता है कभी, फॉर वर्स्ट केस 0.1% ऐसा कभी होता है, तो क्या होगा उसके बाद? What do you think? What will happen? ग्लोबल इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में? देखो, इस चीज़ों का तो हमेशा ही ध्यान रखा जाता है कि जो लोग हैं वो अपना पैसा विड्रॉ कर पाए, राइट? तो ऐसा अगर आपके पास क्रिप्टो एज एन एसेट है और उसके प्राइस में चेंज होगा, इस रीज़न से वो कितना होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक ग्लोबल एसेट है। तो उस पर अगर प्राइस सस्ता होता है तो हो सकता है लोकली सस्ता हो, ग्लोबली इतना सस्ता नहीं होगा, तो वो प्राइस को सपोर्ट करेगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कितनी ज़्यादा वो है। पर अगर आपका पैसा INR डिनोमिनेटेड है या INR रिलेटेड प्लेटफॉर्म में है, तो फिर आपका मेनली अपॉर्चुनिटी लॉस होगा कि आगे आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, और जो भी आपका पैसा है वो इंडियन रुपी में है, और आपको आप बैंक अकाउंट में आप अपने विड्रॉ करो और आगे नहीं कर पाओगे। इससे पर दूसरे नुकसान जो होंगे वो ये होंगे कि अगेन आपके कंट्री में इनोवेशन होना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि कोई और क्रिप्टो बिजनेस चालू करने की सोचेगा नहीं। पर इस चीज में इनोवेशन करना ही क्यों है ज्यादा, इज अ क्वेश्चन। Here's a thought experiment. यस, पैसा हर गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करना है, क्योंकि हाँ, उसकी वजह से ही उनका देश पे कंट्रोल बना रहता है, फॉर द गुड, फॉर द बैड, फॉर द अगली। पैसे के अप एंड डाउन रेगुलेशन से वो करते हैं, उसी से पूरी कंट्री का गेम होता है। हाँ, अगर आपने ये ही पावर जो आपके पास है वो छोड़ दिया एंड वो दे दिया क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स के हाथ में, अगर उसको करेंसी बनने दिया और फिएट मनी से आपका हट गया, तो गवर्नमेंट्स के टेक्निकली बहुत ज़्यादा पावर बचेगा नहीं। ये बहुत ही आउटलैंडिश सिनेरियो, ऐसा नहीं हो रहा। ओके, बट टेल मी कि व्हाई वुड एनी गवर्नमेंट लीव कि हमारी करेंसी ठीक है, हमारी करेंसी के साथ साथ तुम ग्लोबली ट्रेडेड दूसरी चीज़ भी कर दो। हर कंट्री की अपनी करेंसी नहीं, अभी भी कर रहे हैं ना ग्लोबली। अब आप जब कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो वो एक एसेट है जिसका प्राइस ऊपर नीचे होता है, एंड गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। हाँ, बट देन पैसा जो प्रिंट होता है, पैसा जो कमाते हो, पैसा जो टैक्स लगता है, वो सब तो एक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन सम वे। हाँ, पर अभी आप बिटकॉइन तो को एज अ करेंसी नहीं यूज कर रहे हो ना। हाँ, अभी नहीं, मतलब अगर इन अ ग्रेट सिनेरियो सब अगर बन जाता है, करेंसी बन जाती, विच इनिशियली वाज द आइडिया। नहीं, इट वाज नॉट, इट वाज अ मार्केटिंग दिस। आई विल टेल यू। ओके, 2-3 चीजें यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, एक्सप्लेन, है ना। पहला सवाल ये था कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इनोवेट इन क्रिप्टो। इसको मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये कि दूसरी इकोनॉमीज में क्या हो रहा है, क्रिप्टो एज एन एसेट has established a position in the mainstream asset classes. क्रिप्टो एसेट कैसे है? एसेट क्या होता है? एसेट तो कुछ भी एक चीज होती है जिसका कि प्राइस मार्केट में डिटरमाइन होता है, और मार्केट का एक परसेप्शन होता है उसकी वैल्यू का, राइट? तो एसेट इज जस्ट दैट। तो बिटकॉइन का और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज का अलग अलग प्राइस ट्रेड हो रहा है। क्रिप्टो, अब उनको क्रिप्टो एसेट्स बोल देते हैं, जस्ट फॉर डिस्टिंक्शन। कोई टेंजिबल इंटेंजिबल वैल्यू तो नहीं चाहिए? कोई वैल्यू नहीं है? लाइक इट्स जस्ट 4 लोगों ने मिलके बोला कि ये कप 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख रुपए का मान लिया हम सबने, बट उधर तो कप भी नहीं है। हाँ, तो ये काफी अच्छा सवाल है। अब रियल वैल्यू किसी चीज की कैसे डिटरमाइन होती है? रियल वैल्यू किसी चीज की डिटरमाइन होती है कि या तो उससे आप इकोनॉमिक कोई वैल्यू डिटरमाइन कर सको, जैसे स्टॉक है तो वो डिविडेंड देगा, राइट? या फिर रियल एस्टेट है तो उससे आप रेंट इनकम करोगे, राइट? वैसे रियल एस्टेट इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? यही मैं पूछ, यही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर किसी स्टॉक की निकालूंगा तो बेसिकली वो ये निकालेगा कि कितने डिविडेंड आने वाले हैं फ्यूचर में, हाँ, उनका सम करेगा, हाँ, और फिर निकालेगा कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। किसी घर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि मैं अगर यहाँ से रेंट कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा। अब उसमें थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि मैं वैल्यू क्या ड्राइव करता हूँ रह के वर्सेस रेंटर जो रेंट कर रहा है वो कह रहा है यार इसकी योर फर्स्ट ऑफिस वुड हैव अ वेरी डिफरेंट पोजीशन इन योर हार्ट, राइट? वर्सेस अनदर पर्सन हु इज रेंटिंग दैट प्लेस, राइट? तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट वो एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। तो लेट्स कम बैक टू वैल्यू। किसी भी एसेट को जिसको कि ट्रेड के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है कि वो कितने बड़ा नेटवर्क में यूज हो रहा है। जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है कि कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, राइट? इंटरनेशनल ट्रेड कितना कर रहे हैं, लोकली कितना ट्रेड कर रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो, उससे डिटरमाइन होती है। पर वो रिलेटिव टू अदर करेंसीज डिटरमाइन होती है ना,
राइट तो हमेशा ही किसी नेटवर्क की वैल्यू ऐसे डिटरमाइन होती है कि इसको कितने लोग यूज कर रहे हैं, इसको कितने लोग वैल्यू एस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब आप ये कहते हो कि क्रिप्टो में अभी बहुत सारा वो आने लग गया है, पार्टिसिपेशन आने लग गया है, तो फिर आपकी वैल्यू जो है वहां से डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होने लग जाएगी। और ऐसा होगा कि वैल्यू लार्जली गलत होगी और फिर वो सही होगी, तो कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, और वो मार्केट का परसेप्शन से चेंज होती रहेगी, न्यूज से चेंज होती रहेगी। पर ये आइडिया कि यार ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, वो मैं थोड़ा सा बस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हरदम ही हर ही एसेट की वैल्यू जो होती है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है। फिर हमने उस टाइम पे ये डिस्कशन किया था कि क्या ये मनी एंड द कंट्रोल और दीज थिंग्स। तो देखिए क्रिप्टो में हम ये बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्यों है इनोवेशन करना इस इंडस्ट्री में। इंपॉर्टेंट इसलिए है इस इंडस्ट्री में इनोवेशन करना क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है और अगर आप इसमें एज अ लार्ज इकोनॉमी यू डोंट हैव अ फुट इन द डोर, देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस। तो इवन इफ यू डोंट हैव एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग वेरी बिग इन दिस स्पेस और डोमिनेटिंग दिस स्पेस, आप मिनिमम टेबल स्टेक्स तो करना चाहोगे कि हाँ है ना, हमारा भी इसमें पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है तो फिर हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस इंडस्ट्री से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो दूसरी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगी। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, 24x7 ट्रेडिंग क्रिप्टो में होती है डे वन से। दूसरे एसेट्स में 24x7 ट्रेडिंग नहीं होती, इक्विटीज और दूसरे मार्केट्स में, क्योंकि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है वो इस तरह से डेवलप्ड नहीं है कि 24x7 ट्रेडिंग हो सके। अभी यूएस में उन्होंने क्या किया है, एप्पल के स्टॉक को टोकनाइज कर दिया है एक कंपनी ने। इसका मतलब 1 टोकन इज बैक्ड बाय 1 स्टॉक ऑफ एप्पल। नाउ दैट इट्स अ टोकन, इट कैन बी ट्रेडेड 24x7 बिकॉज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 24x7 ट्रेडिंग का बना हुआ है। तो ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके सारे रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं वो टोकनाइज हो जाएं। और एक बहुत बड़ी थीम चल रही है इस टाइम स्पेस में जिसको रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA बोल रहे हैं, विच इज अबाउट कि हम बॉन्ड्स को टोकनाइज कर देते हैं और अब वो 24x7 उनकी प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। और ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं करी जाती कि प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 24x7 मार्केट्स की जरूरत क्या है। मान लो आपने किसी को लोन दे रखा है एक एसेट के अगेंस्ट, कुछ शेयर्स के अगेंस्ट। आज फ्राइडे इवनिंग है, न्यूज आ गई, आपने जो लोन दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख रुपए का और शेयर्स की वैल्यू जो है वो 1.5 लाख रुपए है। फ्राइडे को न्यूज आ गई और इस न्यूज से आपको लगता है कि ये तो स्टॉक प्राइस जो है अब करेक्ट होएगा 30%, तो वो जो 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है वो तो और कम हो जाएगी, है ना, या 50% करेक्ट हो जाएगा तो 75,00,000 हो जाएगी। तो आपका तो जो लोन है वो बड़ा हो गया और आपका कोलैटरल हो गया छोटा। तो इधर यू गेट मोर कोलैटरल और यू नो द चांसेस कि अब ये वापस आएगा बहुत कम है, तो अब मैं इसको बेच के अपना पैसा निकालूं। पर अगर ये मार्केट ही 3 दिन तक बंद है तो आप बेच नहीं पाओगे और वैल्यू और कम होती जाएगी। तो 24x7 ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, राइट, कोलैटरल मैनेजमेंट। रियल टाइम प्राइसिंग अवेलेबल होना चीजों की हर टाइम इज वेरी वैल्यूबल फॉर द इकोनॉमी। तो इसके क्रिप्टो एज एन इंडस्ट्री एक चीज तो मुझे लगता है अगले 4-5 साल में ब्रॉडर इकोनॉमी को देगी और वो होगी 24x7 ट्रेडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हर चीज टोकनाइज करके, हर चीज ना भी करें तो जरूरी चीजें कर लें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स रियल वर्ल्ड बैक एसेट्स के साथ इस पे आ जाएगी। हाँ, जैसे अभी यूएस में कुछ एक्सचेंजेस जो हैं जो ट्रेड शिकागो और ये सारे एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे दे हैव अटेम्प्ट्स टू गो फॉर 24x7 ट्रेडिंग। तो वो ऑलरेडी अब इस टेक्नोलॉजी को देखना शुरू करेंगे कि अच्छा इसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पूरा स्टैक उन्हें चेंज करना पड़ेगा। यानी जिस तरह लोग पैसा लाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स की छुट्टी होती है सैटरडे संडे को तो सेटलमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स है ना, पैसा कैसे मूव होगा जब बैंक की छुट्टी पे है तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इनोवेट करें, प्लस और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे RBI CBDC की बात करता है और सारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक बहुत पावरफुल टूल है। आई विल टेल यू हाउ। आपके पास एक बैंक है, वो जिसको बैंक अकाउंट देता है उससे चाहता है कि वो कुछ मिनिमम पैसा रखे उसमें, क्योंकि उसका एक खर्चा है उस बैंक अकाउंट को मेंटेन करने, एक ब्रांच बैंकिंग देने का। तो बैंक्स यूजुअली जाके बहुत छोटी जगहों पे ब्रांचेस नहीं खोलना चाहते क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है।
तो फिर आप चाहते हो कि बिल्कुल रिमोट एरिया में जो लोग हैं उनके पास अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए कि वो मोबाइल से ही अपने यहाँ पे बैंक अकाउंट खोल पाए, यानी और अपना एज एन पूरा का पूरा डिजिटल बैंकिंग से काम कर पाए, तो दैट इज वेरी पावरफुल। दूसरा, अच्छा, जैसे CBDC जो है, जिस तरह RBI सोच रहा है उसके बारे में, दे से कि लेट्स थिंक ऑफ दिस एज डिजिटल कैश, अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश। यानी एक 10 रुपए का नोट है जो डिजिटल है, एक 100 रुपए का नोट है जो डिजिटल है, और एक 500 रुपए का नोट है जो डिजिटल है। इसका मतलब अगर मैंने आपको पैसे दिए 500 रुपए का नोट, तो उसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आपको 500 रुपए दिए एक UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो उसमें बैंकिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो देयर इज अ कॉस्ट टू दैट। पर अगर मैं किसी तरह एक डिजिटल ट्रांसफर कर पाऊं आपको 500 रुपए का नोट पीयर टू पीयर, जिसमें बैंक ना इन्वॉल्व हो, दैट इज बेसिकली अ पीयर टू पीयर सेटलमेंट मैकेनिज्म विदाउट इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी। इफ यू गो एंड रीड बिटकॉइन का व्हाइट पेपर, द फर्स्ट concept paper of Bitcoin. This paper is about peer-to-peer transactions. This paper is about peer-to-peer settlement of money. And it is not so much about कि कंट्रोल कैसे होगा और इकोनॉमी कैसे चलेगी, वो सब लोगों ने उसके ऊपर बाद में सोचा है। दिस इज मोर अबाउट हाउ टू डू peer-to-peer transfers. अब थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग करता हूँ उसको। हमने एज अ सोसाइटी काफ़ी चीज़ों पे इनोवेट किया। हमने अपने कम्युनिकेशन पे इनोवेट किया कि हमने फिजिकल मेल की जगह ईमेल भेजा। ठीक है। हमने सोशल मीडिया पे इनोवेट किया, तो जिस तरह वी गॉसिप वी चेंज्ड, राइट। हमने एज अ सोसाइटी ट्रांसफर ऑफ मनी पे इनोवेट किया कि लुक, मनी इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट फिजिकली वी कैन स्टोर इट इन अ बैंक अकाउंट व्हिच इज बेसिकली सब नंबर्स, देयर इज नो फिजिकल कैश बिहाइंड, जस्ट नंबर्स, इट्स अ लेजर। बट हमने कैश पे इनोवेट अभी तक नहीं किया है कि क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैश का डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, विद हाउ डू यू डू दैट। इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज ये है, अगर मैं एक फोटो लेता हूं, इस कप की मैं फोटो लेता हूं और आपको भेजता हूं ईमेल से, तो अब मेरे पास भी एक कॉपी बन गई फोटो की और आपके पास भी एक कॉपी बन गई। अगर एक कप 10 रुपए का नोट होता, मैंने फोटो ली और आपको भेजी, तो अब 10 रुपए के नोट की एक कॉपी मेरे पास है, सेम सीरियल नंबर की एक कॉपी आपके पास है ना। अगर हम ये दोनों खर्च करने चले गए तो हवा में पैसा क्रिएट हो गया ना। True. क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं ये नोट आपको भेजूं तो मेरे पास ये ना रहे और आपके पास रहे, तो फिर आप जाके इसको स्पेंड कर सकते हो, और जब आप इसको स्पेंड कर सकते हो और उस बंदे को पता है कि आपके पास है तो ये सही है, और पंकज के पास जो है वो तो भेजा जा चुका है आपको, तो फिर ये बहुत पावरफुल है। तो अब इस सबको कनेक्ट करो कि यार अगर हमने कैश को ऐसे एक बंदे के साथ दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया, just the way we send emails, and then you are able to spend that cash. Now you can send an email to someone in the US overnight. But then इसमें involvement of banks is not there. Yes. Involvement of government is not there. नहीं, क्यों नहीं है? तो अगर ये पैसा गवर्नमेंट ने इशू किया होता, तो अगर ये पैसा गवर्नमेंट ने इशू किया होता, तो यही RBI ट्राई कर रहा है CBDC के साथ कि आप फोटो लेके मत भेजो, मैं एक वॉलेट बना के देता हूँ, उससे आप डायरेक्टली दूसरे वॉलेट पे भेज दो। अभी जैसे मेरे वॉलेट में 3 नोट होंगे 10 रुपए के, 3 नोट होंगे 500 रुपए के। ट्रांसपेरेंसी होगी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। तो आज जो आप कैश स्पेंड करते हो वो भी तो गवर्नमेंट ही इशू करती है ना। जो आप, तो अगर ऐसा ही डिजिटल कैश गवर्नमेंट इशू कर दे और वो आप ट्रांसफर कर पाओ किसी को, तो इमेजिन द पावर ऑफ दैट। उसके बाद इसमें आती है पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो दिस इज हाउ बिटकॉइन वाज डिफाइंड। तो उन्होंने क्या किया है, बिटकॉइन के आर्किटेक्चर को लिया और कहा कि हम रुपए पे लगा देंगे। वेरी पावरफुल। इथीरियम एक नई चीज थी। इथीरियम ने कहा कि अगर आप ये कर सकते हो तो आप यहाँ पे कुछ और लाइन ऑफ प्रोग्राम भी तो लिख सकते हो, कुछ रूल्स भी सेट कर सकते हो कि ये पैसा स्पेंड कैसे हो सकता है, राइट। तो अब उस कॉन्सेप्ट को भी लेके अगर हम यहाँ लगा देंगे कि अगर हमने किसी गरीब आदमी को पैसा दिया और वो राइट यूज केस के लिए यूज कर पाए, या किसी को सब्सिडी दिया और वो उसी यूज केस के लिए पैसा यूज कर पाए, तो वो बहुत पावरफुल है। तो अगर मैं आपको पैसा भेजूं कि अच्छा तुम फंस गए हो, तुम यूज तो कर सकते हो पैसा, पर सिर्फ फूड परचेज करने के लिए यूज करो, और वो पैसे में कोडेड है कि फूड के अलावा कहीं और नहीं यूज हो सकता, राइट। somehow it can be validated, क्योंकि डिजिटल है तो किसी मर्चेंट को दे रहे होगे, तो जो मर्चेंट है अगर वो फूड बेचता ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा यूज।
राइट? अगर वो मर्चेंट वहाँ पे कोई कुछ और यूज केस के लिए यूज कर रहा है वो पैसा, तो बट उसके तो बहुत लूप होल्स हो जाएंगे, उसमें क्या है? देखो लूप होल्स हर चीज के बन दूंगा, मर्चेंट फिर दागे दे देगा, वो तो क्या बीच में एक मर्चेंट इन्वॉल्व पर आज भी ऐसे ही होता है। राज देखो लूप होल्स होंगे, पर जब लूप होल्स होंगे तो उनको प्लग भी करेंगे ना। बट इतनी सारी पॉसिबिलिटीज तो खुल गई ना। तो जहां पे हम थे कि कंट्रोल और पावर चला जाएगा, नया इकोनॉमिक सिस्टम बन जाएगा, वो सब एक बहुत अलग व्यू है। ऐसा हर चीज में हो सकता है, ऐसा टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकता है। You can build your own satellite and you can, build your own telecommunication network, but you put your own telecommunication network, it will get spotted and you will be shut down, right? Or you can put your own social media, or there are a lot of other things that you can do. So what we have to think about is what are the positive use cases of this and how we can absorb that. And there'll be side effects of it. We will cover those. Slowly. We have to be confident that we'll be able to do it. But tell me, ये सारे use cases, ये सारी चीज़ें almost हर country को पता होगी, हर कंट्री को पता है। उन सब के पास बहुत इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत क्रिप्टो एक्सपर्ट्स होंगे, ये सब डिबेट्स कर रहे होंगे, राइट? हाँ। एंड इसके बाद ही कुछ कंट्रीज वर्ल्ड पावर लाइक वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस, वो इसको प्रमोट करती हैं या वो एक्सेप्ट कर लेती है अपनी कंट्री में। लेट्स से यूएस एज अ कंट्री, जर्मनी एज अ कंट्री, इन लोगों ने एक्सेप्ट करा है हाँ कि हम क्रिप्टो के फॉर्म में है, फेवर में है। हाँ। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते तो हम बैन भी नहीं करते। हमारे इधर हम चाहते हैं कि बस जिसको है आओ, यू आर वेलकम एंड डू इट, राइट? सो दैट्स वन साइड ऑफ कंट्री। बट देन एट द सेम टाइम दूसरे टाइप की कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया ने बोला है कि वी विल सी, ओके, वी डोंट हैव अ क्लियर स्टैंड। चाइना ने स्ट्रेट अप बोल दिया है बकवास है, बंद करो, लाइक वी वोंट डू इट। व्हेन चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, इनफैक्ट देयर आर बहुत स्पेकुलेशन है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना विल राइज टू द टॉप, राइट? उस कंट्री के बारे में बात हो रही। तो ऐसा क्यों है? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट इज ऑलरेडी एंड देयर इज अ स्पेकुलेशन कि मे बी वो यूएस से ऊपर चल जाए, व्हिच माइट और माइट नॉट बी ट्रू। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा क्या है कि कुछ कंट्रीज बैन कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं? और ये ना टेक्नोलॉजी के लिए बात है, ये ना आपने जो यूज केसेस बताया उसकी बात है। यूएस और चाइना की बात करते हैं, यूएस बोलता है फॉर है, चाइना बोलता है नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है? व्हाई डू यू थिंक चाइना इज सेइंग नो? चाइना फॉर अ वेरी चाइना क्या प्रॉब्लम है? For a very long period of time was one of the largest markets. For crypto? For crypto. अच्छा. Only lately in 2019. वहीं से ही आया था ना सबसे बड़ा exchange पहले. हाँ. They were also one of the first countries to experiment with CBDC. The way they make their decision making, they can be very quick when they decide. For example, Hong Kong is one of the biggest destinations for crypto. आज अभी हाँ, Hong Kong has a very clear regulation. Hong Kong में आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको फुल सूट ऑफ रेगुलेशन है. This is how it is done, this is how it is not done, and there's complete clarity. And it was the second country to come out with an ETF after US. And the aim in Hong Kong is to become the hub for crypto trading in Asia. So they want to make sure that they take the market. So the way China would play is also through its different verticals, and then you choose which sector you go after. They have their own constraints. क्या लगता है क्या constraint है चाइना के? यार चाइना जैसी इकोनॉमी में capital controls is big challenge. मतलब capital controls as in कितना पैसा आप बाहर ले जा सकते हो चाइना के, किस फॉर्म में ले जा सकते हो, और कितना पैसा, जैसे चाइना में बहुत सारी चीज़ें बहुत कंस्ट्रेंट होते हैं. जैसे आप लैंड खरीद सकते हो तो वो लीज होती है एक X number of years की. You can do certain kind of businesses, you cannot do certain kind of businesses. You are allowed to take certain money out of the country or not allowed. इंडिया में भी ऐसी है. इंडिया में भी रूल्स हैं. इंडिया में भी रूल्स हैं और हमारी जैसी कंट्रीज में ज़रूरी भी है. तो चाइना में भी ज़रूरत है. पर आई थिंक वहाँ पे उनको लगा होगा कि ये रूल्स, पर इन रूल्स को भी मॉनिटर करने का तरीका है. तो इंडिया ने जो स्टेप लिया वो कंपैरेटिवली काफ़ी प्रोग्रेसिव था कि हम सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर लेते हैं ना, एंड देन वील नो अगर रूल ब्रेक हो रहा है या नहीं. चाइना ने जो स्टेप लिया वो थोड़ा सा मुझे लगता है
रिग्रेसिव था इन द सेंस कि हम बिल्कुल ही इसको बैन कर देंगे. अब दे हैव अ लॉट ऑफ Chinese people participating in crypto on offshore Chinese exchanges. They have people in Hong Kong and they can travel freely between Hong Kong and they can do it. तो वो किस तरह सोच रहे हैं इसके बारे में थोड़ा डिफिकल्ट है. पर जो इंडिया का एनीवे चाइनीज प्ले मनी डेस्टिनेशन है फॉर लॉट ऑफ रीजंस. हाँ, तो जैसे इंडिया का जो स्टेप था कि हम इसको ट्रैक करते हैं, विच इज फाइन. आप अपने, यही मैं कह रहा था कि आप अपने रूल्स को कॉम्प्रोमाइज मत करो. आप उसी स्टेंसिल को रखो जो आपको कंफर्ट देता है, क्योंकि वो आपने कहीं और भी बनाए होंगे. पर आप इंडस्ट्री को जब अपने हिसाब से सोचोगे तो आप फिगर आउट करोगे कि अच्छा ये रूल्स हैं, ये हमें हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मीट होने चाहिए और ये इस इंडस्ट्री की डिमांड है. लेट्स ट्राई एंड फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. और वहाँ पे कॉमन ग्राउंड निकल के आएगा. व्हाट इज अभी रीजन क्या लगता है? गिव मी वन, व्हाट्स योर व्यू? अभी तो मुझे लगता है कि बिकॉज चाइना ने बंद कर रखा है. यार क्यों चाइना, मेरे को लगता है चाइना माइट ऑल्सो कम आउट विद अ पॉजिटिव दिस थिंग ऑन क्रिप्टो एनी डे. तो वट एवर आंसर आई माइट गिव might be very short-sighted in terms of क्यों कर रहे हैं. What's your sense? My sense is they will want to make very strong moves in the crypto market very soon. Fair. आज क्यों लगता है कि अभी तक बैन क्यों कर रहे हैं? My reading is they did it in 2019 and they did it to curb the flight of money. कि बाहर नहीं जाना चाहिए. बाहर जा रहा था उनका पैसा. And do you think ये चाइना का जो स्टैंस है प्रमोट करना बिजनेसेस को, इज इट गुड? I'll tell you, right? China, one of the entrepreneurs I was talking to and he explained me very nicely on the podcast कि उन्हें ऐसा लगता है कि चाइना का एक बहुत बड़ा रीज़न बहुत जल्दी ग्रो होने का ये भी है कि उन्होंने ग्लोबल कंपनीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाई. उन्होंने अपनी इकोनॉमी क्लोज रखी कि बाहर से कोई भी आके मेरे इधर धंधा बहुत बड़ा नहीं कर सकता. लाइक अमेजोन आके बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं बना सकता इधर, गूगल नहीं कर सकता, व्हाटएवर, XYZ जो सारी ग्लोबल कंपनीज हैं वो नहीं करेंगे. हमें चाइना का इंटरनल सिस्टम और गार्डरेल इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि यहीं पे हम बनाएंगे ज़्यादा बड़ी चीज़ें, राइट? एंड क्योंकि उन सबको ब्लॉक किया तो चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, उनके पास मोमेंटम ज़्यादा था, उनके पास बहुत बड़ा मार्केट एम्प्टी था और उनको लड़ना नहीं पड़ा. उनको कभी भी आज, जैसे आज अगर अमेज़ॉन, आज फ्लिपकार्ट है हमारे पास, तो उसे खैर अब तो फ्लिपकार्ट भी वॉलमार्ट हो गया, बट पहले था तो फिर फ्लिपकार्ट के पास अमेज़ॉन से लड़ना पड़ रहा था उसे. हाँ. आज हमारी EV कार्स हैं, उन्हें ग्लोबली हर किसी से लड़ना पड़ना है. हमने उसके खिलाफ तो खैर गार्ड रेल्स बनाए, पर जो हम बड़ी चीज़ करना चाहते हैं उसमें हमें लड़ाई करनी पड़ती है. हमने सिर्फ ई-कॉमर्स में ऐसा किया कि जहाँ पे नहीं, तो इसलिए हमारा ई-कॉमर्स थ्राइव कर गया. ग्लोबली ज़्यादा बहुत बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर्स हमारे इधर आ नहीं पाए क्योंकि ई-कॉमर्स हमने वो मल्टी ब्रांड रिटेल वगैरह मल्टीपल लॉस कर. डू यू थिंक हर इंडस्ट्री में करना चाहिए था जैसे चाइना ने किया कि ब्लॉक करके रखे, कोई भी ग्लोबल आके अनाप शनाप पैसा आके बर्बाद नहीं कर सकता कौन? अगर आप टोटली दूसरों पे मार्केट प्लेयर्स पे डिपेंडेंट हो तो फिर, या फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट हो, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी. बट आप देखो, जैसे हमारे इधर एक ई-कॉमर्स एज एन इंडस्ट्री में पकड़ता हूँ, उसमें बहुत गार्ड रेल्स बनाए, ठीक है? मल्टी ब्रांड रिटेल, आप 51% इंडियन ही होना चाहिए, वो 50% ज़्यादा फॉरेन नहीं होना चाहिए, राइट? दैट्स अ वेरी सिंपल बेसिक रूल. इसीलिए यहाँ पे हमारे इधर नायका स्टोरी बनी, इसीलिए हमारे इधर फ्लिपकार्ट स्टोरी बनी, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे जो रिटेल इंडिजिनस इंडियन ब्रांड्स हैं जैसे स्निच वगैरह सब थ्राइव कर रहे हैं, राइट? और फिर इसीलिए उनको बीट करने के लिए हमारे इधर ही क्विक कॉमर्स ने किल कर दिया. इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी. इट्स अमेजिंग. एंड ओके, लेट्स टॉक अबाउट डीपसीक पे मैं एक कमेंट दूंगा अलग से. यू सेड कि चाइना ने ग्रो किया, अभी डीपसीक आ गया. यार चाइना हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन AI. दे फोकस स्पेसिफिकली ऑन AI और 2017-2018 से दे पुट डेडिकेटेड फोकस कि ये इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है, इस पे हम काम करते हैं. तो 2017-18 के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप जाके खोलोगे ना, यू विल सी दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ, दे हैड अ लॉट ऑफ फोकस ऑन AI. एंड दैट इज वेयर यू सी दैट you have now start to see the fruits of that effort. तो AI पे तो काफ़ी काम 2017-18 से चालू हो गया था. Chatbots was first introduced in Facebook in 2018 कि chatbots will be a big thing. और उसी टाइम से natural language processing और AI पे काफ़ी ज़्यादा काम चालू हो गया था. And China actually got a lot of researchers made their
made attractive grounds for a lot of Chinese students who were in US to repatriate back to China and start doing AI research. So they have done, they've given serious thought to this and they have decided that, look, this is one area where we want to be ahead. कौन जीतेगा AI war? What do you think? कौन सी Too early. I won't even discount India as of it because we have a lot of data. So ultimately, it is quite possible that who has the data wins. But still, what do you think? अभी तो I think China is doing very well on AI, which is related to robotics. India, China, US. India तो बहुत पीछे अभी at this point. हाँ. Right? अभी तो But अभी लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो AI इंजीनियर्स हैं हर साल हमारे इधर बहुत ज्यादा हैं वर्सेस यूजर्स भी तो if you hear यूजर्स भी this Sam Altman कंजम्पशन इकोनॉमी है ना प्रोडक्शन इकोनॉमी नहीं है प्रोडक्शन इकोनॉमी में हमारे AI इंजीनियर्स बहुत ज्यादा होंगे एवरी ईयर हम लोग ग्लोबली AI इंजीनियर्स इतने सप्लाई कर रहे हैं जो दूसरी कोई कंट्री नहीं कर रही सो मे बी दैट्स अ प्लस साइन फॉर अस दैट इज अ प्लस साइन फॉर अस तो AI इंजीनियर्स हम बना रहे हैं AI के सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स भी यहाँ पे राइट और यहाँ पे आपको ओपननेस का फायदा भी मिलेगा बट एंड हु डू यू थिंक चाइना और यूएस में से कौन AI वॉर जीत रहा है अभी यूएस दे आर विनिंग द वॉर ऑन रोबोटिक्स हु चाइना रोबोटिक्स में जीत रहा है बिकॉज इट्स देयर नीड ना फैक्ट्रीज में रोबोट पॉपुलेशन दिस थिंग इज चेंजिंग population demographic dynamics is changing the aging population hai so if you whatever robot can do the same thing plus population is getting richer so once you start to get rich you don't want to go into the factory and sweat it out right robotics is a need robotics India की भी need होगी उनकी need है तो reality है सबसे best innovation need से आता है ना India की क्या need है India की need of course we have a lot of poor people we need to lift people out of poverty we need to grow fast तो अभी हमारे पास there are too many as a country we are not that rich as of yet तो हमें डॉलर्स चाहिए अभी तो अमीर बनना हमारी नीड है डॉलर्स लाना बिकॉज फॉरेन कैपिटल कंट्री में इन्फ्यूज होता है तो उससे बहुत ज्यादा हमारी डेमोग्राफिक्स है तो जैसे उनकी नीड की हमने क्यों बात करी कि यार यूएस की नीड की क्या बात है इनोवेशन करना एज अ नीड अगर आप इनोवेट नहीं करोगे टॉप पे होके तो यू विल गेट रिडंडेंट वेरी फास्ट चाइना की नीड की हमने बात करी कि क्या डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं तो दे हैव अ नीड की रोबोटिक्स में इनोवेट किया जाए इंडिया की अगर हम बात करें वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन वी नीड टू फाइंड जॉब्स फॉर देम वी नीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर देम बिकॉज यू वांट टू बी इन अ प्लेस वेयर दे आर एबल टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट एंड टैलेंट एंड यूथ राइट इफ यू हैव 27-year-old 29-year-old तो उनका टाइम जो है अगले 10 साल वो आप सबका यूज़ कर पाओगे आपके पास इतने सारे प्रोडक्टिव 10 साल हैं तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो और ऐसे सेक्टर्स को देखो जहाँ पे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं अगर हम AI के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जनरेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है करने चाहिए और करते हैं पर वो अभी क्योंकि हम इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे इसलिए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में घुसते जा रहे हैं दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी एंड इनफैक्ट जिनकी इनकम कम है वो ट्रेडिंग ज़्यादा घुसते हैं वर्सेस जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग इनकम जो हाई इनकम ग्रुप लोग हैं दिस इज डेटा बाय नॉट मी दिस इज गवर्नमेंट डेटा पब्लिकली आउट है Probably because of the idea कि जल्दी पैसे बना दो जो लूज कर रहे हैं वो भी मिड इनकम एंड लो इनकम वाले ही है वर्सेस लार्ज इनकम वाले इसमें एक चीज़ इसको क्वालिफाई करना चाहिए मैंने भी ये सारा डेटा देखा है और इसमें मुझे लगता है एक क्वालिफायर की ज़रूरत है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं तो ऐसे मत सोच के घुसिए कि यहाँ पे मेरा पैसा बन जाएगा है ना पैसा बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो वो इम्पोर्टेंट है पर अगर आपने एक ट्रेड लिया साल में हम जब इन डेटा को देखते हैं ना कि कितने लोग विन कर रहे हैं वर्सेस कितने लोग लूज कर रहे हैं तो इसको हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो ट्राई करेंगे एक चीज़ को एक बार उसमें थोड़ा पैसा लगाएंगे से 5,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ एक बार ट्राई करेंगे मान लो आपको लगता है कोई इवेंट होने वाला है और आपको लगा कि यहाँ पे मैं काफ़ी पैसे बना सकता हूँ मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया और वो नहीं हुआ और वो ऑप्शन आपका वर्थलेस एक्सपायर हो गया तो वो तो वैसे ही एक डिस्प्रपोर्शनेट बेट थी ना अगर आपने साल में एक ऐसा ट्रेड लिया तो अगर आप काउंट में देखा जाएगा कि कितने लोगों ने लूज किया तो यू आर काउंटेड एज वन बट आपने जो अमाउंट लूज किया है वो बहुत कम है और इट वॉज अ चांस दिस थिंग यू जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट वंस
राइट। अगर आप डेटा को देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स वर्सेस ट्रेडर्स जो हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ट्रेडर्स ओनली 5%। तो 1:20 का रूल होता है। नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली ट्रेडिंग आर अबाउट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग और हु हैव डीमैट अकाउंट्स, लेट्स से। तो जैसे यूएस में भी अगर मैं देखता हूँ तो as per CME, when talking about Robinhood data, again, of all the people who have accounts with them, only 1 to 2 of 20 million people who have accounts with them, 1 to 2 million trade options and futures. पर उसके इंडिया में भी डेटा ऐसा ही है। तो एंड उसके बाद दिस इज ऑल्सो ट्रू राइट, 90% ट्रेडर्स पैसे नहीं बना पाते। हाँ, तो उस 90% में हमें ये क्वालिफायर डालना पड़ेगा कि उसमें से कितने ऐसे ट्रेडर थे जो कि, देखो मैं इस पॉइंट को 100% डिफेंड नहीं करूंगा क्योंकि देयर इज अ मेरिट टू द ग्रेविटास ऑफ दिस पॉइंट, राइट, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि हाँ, अगर ये डेटा ऐसा है और पब्लिश्ड है तो इसको सीरियसली देखना चाहिए किसी को भी जो ट्रेडिंग कर रहा है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे थे जो चांस सिर्फ ट्राई कर रहे थे, जिन्होंने साल में एक ट्रेड कर लिया, लाइफ में एक ट्रेड कर लिया और दोबारा कभी नहीं किया, या दे वांटेड टू जस्ट ट्राई इट आउट, या कितने लोग थे जो रिपीट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ रेस्टोरेंट, वो ये कहता है कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना उसमें से बहुत कम लोग रिपीट करते हैं, बट देन दे रियलाइज कि दे आर ऑन अ हाईवे एंड मोस्ट पीपल कम एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड लीव। तो उसका रिपीट रेशियो तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना उसके हिसाब से, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल केम and they were just wanted to experience it and never came back. तो इसके लिए हमको डेटा को एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे थे जो एक्सपीरियंस के लिए आए थे और हाँ, कितने लोग जो रेगुलर थे, जस्ट कैजुअल ट्रेडर कह देते हैं उनको, और कितने ये थे जो सीरियस ट्रेडर्स थे। और अब ये सीरियस ट्रेडर्स पे इस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो आप सीरियसनेस को डिफाइन कर दो कि भाई मिनिमम $X या मिनिमम X रुपए या मिनिमम इतने ट्रेड या मिनिमम इतने महीने ट्रेड, उस तरह से। तो फिर आपको ये दिखेगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कैजुअल ट्रेडर्स हैं और उनका जो लॉस अमाउंट है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरी तरफ भी सीरियस ट्रेडर्स में भी ऐसा नहीं होगा कि लॉसेस नहीं होंगे। पर ये नंबर जो कि से 90 या 10 के आसपास है वो 50-50 की तरफ जाना शुरू करेगा। और जहां पे ये होना चाहिए, क्योंकि 50-50 इसकी सीलिंग होनी चाहिए ना। अगर ये हो ही 80-20 गया तो गड़बड़ है, वो तो कोई जीते नहीं, एवरीबॉडी इज विनिंग नोबडी, वो तो मार्केट, यस। तो फिर ये अगर आप कैजुअल ट्रेडर्स को इसमें से रिमूव करोगे तो फिर ये डेटा आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा नॉर्मलाइज होता हुआ। दूसरा एक और चीज़ हमें देखनी चाहिए इसमें कि जब आप सीरियस ट्रेडर की बात करते हो तो आप नेचुरली कहते हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक यूज केस तो होता है हेजिंग करना, यानी प्रोटेक्शन खरीदना ऐसे इवेंट्स के अगेंस्ट जो आपके पोर्टफोलियो को नीचे ला सकते हैं, राइट। तो अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे थे तो उसमें तो नुकसान होना नेचुरल है और बुरी बात भी नहीं है, राइट। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ये कर रहे हैं, पर टेक्निकली फॉर एग्जांपल एवरी टाइम यू बाय इंश्योरेंस, more often than not you will not end up realizing the value of insurance. You cannot look at that as money wasted. Yeah, that is the cost of protection, right? You should ideally be happy कि यार नहीं यूज हुआ, right? Not everyone is looking at put options and others as insurance, and there are people who are using it for speculation. उस केस में मेरा लॉजिक नहीं सही बैठता, पर वो भी एक सेगमेंट है जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो इस डेटा को क्वालिफाई करके देखना चाहिए और वहां पे अगर हमें फिर देखना चाहिए कि किस तरह ये आता है नंबर। दुनिया में सारे मार्केट्स में डेटा एनालाइज किया गया है, कहीं पे नंबर्स ऐसे नहीं हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा दूर होंगे 90-10 से, अगर आप इसमें कैजुअल ट्रेडर्स को इंक्लूड करोगे तो, चाहे वो यूएस मार्केट्स हों, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट्स हों, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हों, चाहे कोई भी मार्केट्स हों। पर जब आप एडजस्ट करते हो इन चीज़ों के लिए, जब आप इसमें से कैजुअल ट्रेडर्स को सेपरेट आउट करके उसकी तरफ देखोगे जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, मैं सीरियस भी नहीं बोलता, रेगुलर बोल देता हूँ, उनमें ये नंबर आपको नॉर्मल की तरफ आना दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दिस हैज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेल मी, क्या एआई के थ्रू लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं? हाँ,
We have come a full circle. मैनुअली कैसे बनाना है और AI से कैसे बनाना है. बिकॉज ये बहुत चल रहा है राइट. मैं आई दिन ट्विटर पे देखता रहता हूँ स्क्रीनशॉट्स और रैंडमली कि वो चैट जीपीटी से पूछ लिया या किसी और AI मॉडल से पूछ लिया या किसी से पूछ लिया और पूछ वाच के उसने प्राइस ट्रैक करने का बोला, उन्होंने बोला कॉल लो, हफ्ते भर में फिर वो अपने पोस्ट करते हैं स्क्रीनशॉट्स एंड दे आर लाइक ओ दे आर मेकिंग मनी राइट. इज इट द फ्यूचर कि AI बनाएगा पैसे आप लोगों के लिए, या आज बन सकते हैं क्या? बिकॉज हर कोई नहीं कर रहा है इस बात पे. Okay, this is the future that AI and bots or AI powered bots will be trading. Bot trading. हाँ, bot trading आज भी होती है. मैनुअली करते हैं लोग, बॉट लिखते हैं. बॉट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स. हाँ ठीक है, तो एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गो लिखते हैं राइट. और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे तो आज आके आप पूरा एल्गो बना के डिप्लॉय कर सकते हो. और चैट जीपीटी से काफी सारे जो काम हो रहे हैं वो प्रोग्रामिंग काफी इजी हो गई है बिकॉज इट कैन राइट द एंटायर कोड. तो इनफैक्ट हमारे ही प्लेटफॉर्म पे हमने ये भी बना दिया ये कि यू कैन यूज AI टू राइट अ कोड फॉर यू, टू राइट अ बॉट फॉर यू, है ना. ये डेल्टा एक्सचेंज पे अवेलेबल है. हम API को-पायलट बोलते हैं उसको, कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो ऑफ कोर्स हम आपको थोड़ा मैं सेट ऑफ रूल्स लिख दूंगा आपके इस पे और मेरे तरफ से आप मुझे बोलो कि मुझे ये रूल्स का कोड लिख के दो जो ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे. फिर वो आपको बताएगा कि आप ये कर रहे हो, यू नो, रिस्क. तो फिर ऑटोमेटिकली पर वो कोड लिख के दे देगा. ठीक. बट आज पैसे बन सकते हैं? गिव मी आंसर. अगर आज पैसे तो AI क्या करेगा ना, काफी सारी चीजों को कर पाएगा, काफी सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर पाएगा जो मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मॉडल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे. क्या ये है आंसर कि आज पैसे बन सकते हैं? कोई एक ऐसा मॉडल हो सकता है जो किसी ने बनाया हो AI से यूज करके जिससे पैसे बन रहे हो, पर ऐसा रन ऑफ द मिल अवेलेबल नहीं होगा कि वो सबको नहीं मिलने वाला. वो फिर प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट विल बी हेविली गार्डेड. तो आज भी प्रॉप फर्म्स हैं जो हेविली गार्डेड हैं, जिनके एल्गोरिदम्स हैं. आज भी स्टार ट्रेडर्स हैं हर इंडस्ट्री में जो हाईली सॉट आफ्टर हैं, या इन्वेस्टर्स हैं जो यू नो मार्की इन्वेस्टर्स, सबने सुना है उनके बारे में, जो हाईली सॉट आफ्टर हैं. उनको लोग अपना पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. और आज भी हो सकता है लोग ऐसे बॉट्स, आज ये तो मुझे पता है कि लोग ऐसे बॉट्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि लुक, let me give this as a problem to AI. What does AI do actually? It analyzes a lot of data and it can do a lot of computations very fast. Yeah. Right? It's rather, at the core of it, it's rather brute force. So logically, brute force can help you with some sort of information leverage. Yes. And that information edge that you have, which you were not able to get earlier because that brute force was very time consuming. Exactly. Is now a lot faster. So then technically, if you know how to use it well, you can make some money. So yes. So the question is not about telling AI, tell me how to make money. It's about giving that AI ki, okay, analyze this for me. And how can somebody learn this? कि पहले वो ट्रेडिंग सीखे फिर वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने देखा है लोग कर रहे हैं वो यही सब कर रहे हैं कि पहले जो वो मैनुअली ट्रेड करते थे, जिन सिग्नल्स को मैनुअली एनालाइज करते थे, जिन पैटर्न्स को मैनुअली देखते हैं, अब उनको वो बोल रहे हैं कि यार ये पैटर्न मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये बन गया तो मुझे अलर्ट कर दो. अगर ये पैटर्न आ रहा है तो फिर मेरे लिए ये ट्रेड ले लो. पहले भी ये होता था कि ये पैटर्न मैनुअली बन गया तो इसके ऊपर ये सिग्नल जनरेट कर दो. पर अभी ये सब भी हो रहा है कि आप और पैटर्न्स, आप इस एसेट की ट्रेडिंग हिस्ट्री में आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो. दिस वाज अ टफ प्रॉब्लम. कैन यू आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन दिस एसेट्स ट्रेडिंग हिस्ट्री? Right? But now that's happening. These are the kind of things that people will be able to do with AI. And then the competition will be amongst AI Trader 1 versus AI Trader 2. So bots will compete against one another who has more alpha. Okay. So the world of trading will be highly impacted by AI. ये तो guaranteed है. World of everything will be highly impacted. Is already getting highly impacted by this. Okay. क्योंकि आपने ऐसे बोला कि जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल डेटा, उसको AI बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाता है. टेल मी टॉप 3 हिस्टोरिकल इवेंट्स जहाँ पे क्रिप्टो की प्राइसेस में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, सो दैट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो मे बी पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू इट. So let's say US election था, that was a big one. That was a big one कि ट्रम्प जीता. ट्रम्प जीतने के बाद बिकॉज ट्रम्प ने बोला था मैं इसको क्रिप्टो कैपिटल बनाऊंगा, उसके बाद बहुत अच्छा खासा उसमें
मूव आया, बहुत ही जल्दी मूव आया, बहुत ही ज़्यादा अपटेक आया एंड पीपल डिड इट, सो दैट वाज वन। ठीक है, ऐसे और कौन कौन से पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों साइड देखते हैं। कोई भी 3 बता दो। बिटकॉइन का ETF अप्रूवल वाज अ लैंडमार्क इवेंट, उससे एक बहुत बड़ा वैलिडेशन आया था स्पेस में। ऐसा ही एक वैलिडेशन तब आया था व्हेन एलन मस्क हैड स्टार्टेड टू बाय बिटकॉइन बैक इन 2020 इन हिज टेस्ला की ट्रेजरी में। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा आया था, बिकॉज ऑल दीज आर सिग्नल्स ऑफ वैलिडेशन। तो इसी तरह की न्यूज आइटम्स पे एटलीस्ट क्रिप्टो हैज मूव। कि ब्लैक रॉक ने डाल दिया, एलन मस्क ने डाल दिया, एलन मस्क अडॉप्टेड इट। दूसरा, ब्लैक रॉक ने जब ETF निकाला था तो ये था कि एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा लोगों के पास, तो लेट्स डू इट। ट्रम्प इलेक्शन वाज अ सिग्नल दैट ही हैड गॉन आउट इन द बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस प्रायर टू इलेक्शन एंड सेड दैट लुक, I will make US the crypto capital, and now they are coming out with regulation which are very pro crypto. And negative event बताओ कोई जिसमें पैसे negative events में moves बहुत sharp होते हैं और वो याद भी रह जाते हैं, क्योंकि positive events में move थोड़े लंबे होते हैं। तो when there was a FTX करके एक exchange होता था जहाँ पे issues हुए थे, right? When that event happened, market crashed. That was one of the most recent crashes. पिछली साइकिल का crash वहीं से हुआ था। हाँ, उससे पहले एक और crash हुआ था just 2-3 महीने पहले, which was about there was a coin called Luna, which was an algorithmic stable coin. अब वहाँ पे ये चीज़ हो गई थी कि they were trying to do everything with algorithms, और ये था कि stable coin होगा which will be backed by not by fiat currency but other things. And this is where issues happened and there was a big crash. In fact, that was the bigger crash which crashed Bitcoin from 40,000 to 20,000, and 25-26 पे जब recovery हुई तो फिर FTX news happened. And in fact they were correlated because I think FTX was largely exposed to Luna. तो वो जब इवेंट हुआ था तो उसके बाद काफी लोगों का कोलैटरल शॉर्ट पड़ गया, और उसके बाद उनका कोलैटरल भी दे स्टार्टेड टू कम शॉर्ट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द मे ऑफ 2022 टू नवंबर ऑफ 2022 वाज अ वेरी ट्रिकी टाइम फॉर क्रिप्टो। Similar events have happened in the past. There was a major hack in crypto that happened in one of the exchanges. तो अगेन वहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी क्रैश किया था। तो ऐसे इवेंट्स हुए हैं क्रिप्टो में जिनसे प्राइस कैसे क्रैश किया है। 2017 का एक क्रैश था जो 20,000 से प्राइस एक ही दिन में 20-30% नीचे आ गया था। बट उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे फ्यूचर्स मार्केट बहुत लिक्विड नहीं था, तो फ्यूचर्स मार्केट ना लिक्विड होने की वजह से प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था और कोई शॉर्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज कोई बेच नहीं पा रहा था। तो जब प्राइस रुका तो इट वाज ऑलरेडी इट हैड गॉन फ्रॉम 13,000 to 20,000 विद इन अ मैटर ऑफ मंथ, एंड बिकॉज देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट टू शॉर्ट इट जस्ट वाज गोइंग पैराबोलिक। एंड उसके बाद जब वो रुका तो एकदम से करेक्ट हुआ, 10-20% ओवरनाइट करेक्ट हुआ। एंड नाउ दैट यू लुक एट ऑल ऑफ दिस मार्केट, राइट, और सब देखते हो, क्रिप्टो देखते हो, ग्लोबल न्यूज़ पढ़ते हो, फाइनेंस देखते हो, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कहाँ पे नेक्स्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड मनी अक्रॉस द ग्लोब या क्रिप्टो मार्केट्स में? बोथ, एक दोनों में अपॉर्चुनिटी बता दो। तो AI इज डेफिनेटली अ बिग अपॉर्चुनिटी। AI में क्या, बी स्पेसिफिक। यार मुझे लगता है इट विल टच अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ आवर लाइफ। तो AI इन ट्रेडिंग इज डेफिनेटली अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड द न्यू सेट ऑफ algo traders that are coming, they should definitely look to see कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड क्रिप्टो दिस इज वन वेरी बिग एरिया दैट विल कम अबाउट। क्रिप्टो मार्केट्स में तो मुझे लगता है कि पेनिट्रेशन एंड CBDCs विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। If rightly done, that's a very good opportunity for the society, not maybe for entrepreneurs because it's more of a government play. Entrepreneur के लिए क्या क्रिप्टो? Entrepreneur के लिए
crypto-driven use cases is a very big opportunity. Remittances use case is a very big opportunity, for example. So what can I do? मेरे को ये बताओ, crypto market में what should I do? What should I buy? What should I invest? What should I build? Building a company that facilitate real-world remittances, Okay. using the crypto technology, can be a very big opportunity. Okay. Right? There are companies who do that, but nobody has really cracked it and made it mainstream. Because nobody is trying to do it my understanding is that people have not really solved that problem with the, you will have to go and identify a pocket, and then solve that problem for that pocket. So that is one very big opportunity जो करी जा सकती है. Okay. And India में apart from this, कुछ ऐसा लगता है कि what should we buy? For in the crypto space. हाँ, to make more money. Yeah. पैसे कमाएंगे. I think having some exposure to a new asset class, which has the possibility of, which has lot of possibilities, is a good idea. जैसे क्या? ये तो बहुत ही वेग आंसर हुआ. हाँ, वेग आंसर ही है. हाँ, तो ऐसे क्लियर आंसर बताओ कुछ. तो बाइंग अ सर्टेन कॉइन दैट विल इंक्रीज इन वैल्यू, ये मुझे नहीं पता है. आई एम नॉट द, माई वर्ल्ड इज मोर व्हाट इज गोइंग टू चेंज द प्राइस टुडे. What is going to change? My world is more about, and change can be up, change can be down, change can be sideways. No change is also a change, right? Because no change means volatility cooling off, right? So it's a very big change for an options trader. And what changes prices on cryptocurrencies is a lot to do these days with the global news. So how the geopolitics in Russia, Ukraine settles, that's going to have a big impact on all the markets. That's वो global epicenter है. Yeah. और ये सबका impact because जिस दिन sanctions बंद हुए in Russia is a global event for everyone. बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी ना. हाँ, जिस दिन sanctions बंद हुए नहीं, पे global economy के लिए oil and natural gas और इन सब के लिए बहुत बड़ा एक moment होगा. बहुत बड़ा moment. बहुत कि okay, अब क्या? What's next? And उनके बाद उनकी situations है कितनी, वो भी हमें किसी को नहीं पता. So then there'll be a lot of speculation, और उसकी वजह से बहुत move होगा for traders also, for investors also, and for opportunities also. And plus war settled country से जितना migration हुआ है वो वापस start होगा. Real estate पे impact आएगा. Real estate पे बहुत ज़्यादा आएगा, especially economies like Dubai. Yes. वो उन पे बहुत impact आएगा क्योंकि जो war ridden country तो वापस जाएंगे सब लोग. वापस जाएंगे. And that'll be an interesting change to see. That will be an interesting change to see. Oil prices पे supply का एक नया pocket आ जाएगा market में. So oil prices should go down. And उसके से जितने interconnected business, there'll be like a lot of changes. So people are waiting for that. India के लिए काफी अच्छा होना चाहिए because oil prices suddenly go down. Yes, there is a certain pocket जहाँ पे कुछ arbitrage है तो वो खत्म हो जाएगा. But overall as an economy, we are exposed to the price. Yeah. Okay. Here's a question, which is my last question for you. Okay, which is India के traders and global traders में क्या difference है? क्या इनका behavior pattern होता है? कैसे change होता है? कि same ही है? हर किसी को technically आधे लोग हैं जो as a skill use करते हैं, आधे लोग हैं कि as a gambling use करते हैं, आधे लोग हैं as a addiction use करते हैं, आधे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई बस कहीं से पैसा बनवा दो इसलिए घुसते हैं. Right? Like, is it the same or is it there is some kind of behavior क्योंकि awareness और education level सब दूर अलग अलग है? Okay. I think largely same होता है ना? Largely same होता है. But there are certain products that are popular in certain markets. और वो क्या होता है, उसकी वजह से लोग वहाँ पे naturally train हो जाते हैं उस product के लिए. Give me an example. जैसे India is one of the largest markets when it comes to derivatives. Okay. India is the world's largest markets in derivatives. तो इंडिया में जो ऑडियंस है वो काफ़ी savvy है in terms of derivatives, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो. इसी तरह ETFs and all, जो कि मैंने काफ़ी बात करी इस पॉडकास्ट में, यूएस में बहुत पॉपुलर है. तो सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी पॉपुलर है. तो वो मार्केट उसके लिए ऑलरेडी एक एपिटाइट था उस चीज़ के लिए. चाइना में फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स आर नॉट दैट बिग फॉर सम रीजन, right? But general stock investing is very big. It's of course, big economy is a big stock market. तो
हर मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस मार्केट के इडियोसिंक्रेटिक होते हैं, और वो उसके रीजंस होते हैं कि जिस तरह उनकी हिस्ट्री रही है, जैसे वो पॉपुलर हुए हैं, और ये डिफरेंसेस आपको दिखेंगे. तो इंडिया, यूएस, कोरिया आर टॉप 3 मार्केट्स व्हेन इट कम्स टू लीडिंग डेरिवेटिव प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. पार्ट ऑफ द रीज़न इज यहाँ पे जो एक्सचेंजेस रहे हैं इन तीनों इकोनॉमीज़ में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन पे, इन प्रोडक्ट्स को यूज़र फ्रेंडली बनाने में. अगर आप इनोवेशंस देखोगे जो रहे हैं इन तीनों कंट्रीज़ में एक्सचेंजेस के, इन प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करने में काफ़ी रहे हैं, और हर 10 साल में दे हैव इनोवेटेड. दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस. हाँ, तो ये तीनों मार्केट स्टैंड आउट करते हैं, जबकि यूरोप में इतना नहीं स्टैंड आउट करता. यूरोप अभी एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशंस में वी डोंट टॉक अबाउट इट टू मच, but it's a big economic center, right? Collectively, Europe put together, each of these countries are decent sized economies. Yeah. Couple of $1 trillion तो आराम से वहाँ पहुँच जाएंगी 5-6 countries. तो उन countries में नहीं grow कर पाया कुछ product set, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने इतना ज़्यादा innovation नहीं किया है. तो हाँ, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है. तो largely traders सेम होते हैं, पर ट्रेडर साइकोलॉजी सेम होती है, पर कुछ मार्केट्स होते हैं जो ट्रेडिंग माइंडसेट जहाँ ज़्यादा होता है लोगों का, कुछ मार्केट होते हैं जहाँ नहीं कम होता. या एंड फॉलो अप टू द लास्ट क्वेश्चन इज देन, बिकॉज डेरिवेटिव्स की बात करी, प्रोडक्ट्स की बात करी, चाइनीज मार्केट, इंडिया मार्केट, यूएस मार्केट, यू सेड कि अलग अलग साइकोलॉजी होती है, अलग अलग हिस्ट्री के बेसिस पे लोग करते हैं. इन ऑल, इफ यू हैव टू पुट इट, डू यू थिंक देन क्रिप्टो एंड द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो एक तरीके का न्यू स्टॉक मार्केट है, कि इट्स जस्ट अ कसिनो विद बेटर मार्केटिंग? नहीं, इट कैन इवॉल्व एज अ न्यू शेप ऑफ स्टॉक मार्केट. इट इज नॉट अ कसिनो विद बेटर मार्केटिंग, बिकॉज इसमें तो होगा क्या कि आप ये कह रहे हो कि पहले भी दूसरा वाला भी एक कसिनो ही था विद पुअर मार्केटिंग. नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? एंड वी शुड नॉट जस्ट लुक एट क्रिप्टो एज अ ट्रेडिंग एसेट. Ultimately, crypto as an industry will thrive when there are use cases built, right? Because otherwise, अभी चलो Bitcoin का जो primary use case लोगों को लगता है वो that is store of value, right? Ethereum का जो primary use case लोगों को दिखता है वो है smart contracts, which is basically how you use the Ethereum network, how you build, जैसे मैंने programmable money की बात करी थी, stable coins हैं, वो Ethereum network के ऊपर बने हुए हैं, they are also programmable. तो एक वो यूज केस है. उसी तरह आप दूसरे यूज केस बना सकते हो. बिकॉज देयर आर गोना बी लॉट ऑफ यूज केसेस. आप सोशल मीडिया में यूज केसेस बना सकते हो. यू कैन डिसर्न गुड क्वालिटी और रियल न्यूज फ्रॉम फेक न्यूज बाय सम सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड टोकन मैकेनिज्म, राइट? कैसे वो होगा वो फिगर आउट करना पड़ेगा, कोई स्मार्ट एंटरप्रेन्योर फिगर आउट करेगा, बट यू कैन डू दिस काइंड ऑफ discerning of how to separate real from rumor by having a reward built in. तो use cases तो बनेंगे, और people will go and build them. Smart entrepreneurs will come out and build applications on top, and underlying this will become more like a technology. And this will happen with AI as well. So that's why I said we are very early. This is infrastructure. This is laying out the groundwork. Foundation. Yeah, the roads and the factories. When you have cars plowing on them, that is where the real flowers will blossom. Yeah. तो ये सोचना कि yes, trading हो रही है in assets की, that's the only use case is a bit short-sighted. ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट्स बिल्ड हो रहे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि ये एक एसेट्स हैं जिनके की प्राइस डिस्कवरी हो रही है और इनका यूज केस है पेमेंट्स के साथ. तो आप चाहते हो कि इनकी प्राइस डिस्कवरी हो, तभी तो आप पेमेंट्स के लिए यूज केस करोगे ना उसका. जो खुद ही जिसका प्राइस अवेलेबल नहीं है वो पेमेंट्स में कैसे यूज होगा? फेयर, परफेक्ट. थैंक यू सो मच सर. Thank you for coming here and talking about world economy and crypto and a lot of stuff. Good stuff. Thank you so much. How are you? I am good. Where do you live? कहाँ रहते हो? मैं बैंगलोर में रहता हूँ, but I keep shuttling between Bangalore and Dubai. तो I have bases. Crypto bases. हाँ? Crypto base के साथ. क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो काफ़ी इंडस्ट्री इंटरेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.